जिंदगी को बढ़िया करना है तो आज की क्लास किसी भी हालत में छोड़ना मत। आज की क्लास संपूर्ण मोतियों की माला, आज की क्लास संपूर्ण सिलेबस की क्लास। शेयर कर दीजिए साथियों को, ग्रुपों में जुड़ जाइए। हाँ जी, नमस्कार सबको। तो आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझ के करना है और साथ में हम इसका हिंट भी बनाते जाएंगे। याद कैसे करना है उसको भी देखेंगे। निम्न में से शैशवावस्था को व्यक्त करने वाला शब्द नहीं है। हर टॉपिक में से 2-2, 4-4 क्वेश्चन है। मैं पंजाब से हूँ, नमस्कार जी निर्मल जी, पंजाब वालों को भी नमस्कार। आपके सामने क्वेश्चन आ गया भाई, निम्न में से शैशवावस्था को व्यक्त करने वाला शब्द नहीं है। तो देखें भाई, इसमें सीखने का आदर्श काल, भयानक व अपीली काल, कल्पना का नायकत्व काल या संवेगों का सुप्त काल। उत्तर देना शुरू कीजिए। एक उत्तर आया भाई, हाँ हेलो सबको, सत श्री अकाल। कुलविंदर कौर, आपको भी सत श्री अकाल। आपकी वाणी में सरस्वती है, बिल्कुल। अब सब जितने भी हम विद्यार्थी, शिक्षक, सब सरस्वती के तो सारे दिए हुए आशीर्वाद से चल रहे हैं और माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर आज की क्लास हमने शुरू कर दी है। और आज सूर्य भगवान का भी आशीर्वाद लीजिए। आपको ध्यान है, सूर्य भगवान जो है वो तप और तेज के देवता हैं और तप और तेज जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। तो आज भगवान सूर्य नारायण से तप और तेज मांगिए, सफलता मांगिए। उत्तर आने शुरू हो गए जी, सी, बी, कुछ के बी। तो देखो थोड़ा ध्यान से, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? तो याद कर लो, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन है तो अगले महीने, लेकिन याद कर लो। देखो वैलेंटाइन, सीखने का आदर्श काल। शिशुओं के बारे में कहते हैं कि शिशुओं की जो ग्रास्पिंग पावर है, शिशुओं की ग्रास्पिंग पावर यानी ग्रहणशीलता की शक्ति, शिशुओं की ग्रहणशीलता की शक्ति सर्वाधिक होती है। सबसे तेज गति से सीखते हैं शिशु। मारिया मोंटेसरी, अभी अभी गुरुजी पढ़ा रहे थे, मारिया मोंटेसरी ने भी कहा था कि प्रारंभिक 3 वर्षों में शिशु सर्वाधिक तीव्र गति से सीखते हैं। शिशु सर्वाधिक तीव्र गति से सीखते हैं, जितना आगामी 60 वर्षों में भी नहीं सीखते। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। तो वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा। याद करो, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है और वैलेंटाइन डे आजकल के बच्चों का आदर्श त्योहार है। रट्टा मार लो, सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था और वैलेंटाइन डे आजकल के बच्चों का आदर्श त्योहार है। तो आदर्श काल शैशवावस्था किसने कहा? वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन आदर्श त्योहार पता लग जाएगा। अब देखो भाई, शैशवावस्था को भयानक काल किसने कहा? भयानक काल किसने कहा? लेडी हरलोक ने। लेडी हरलोक, याद करवा रहा हूं आपको, बुरा मत मानना। बहुत सारी बहन बेटियां जुड़ी हुई हैं ग्रुप में, हंसी आ रही है। थोड़ा याद करने का तरीका, धौलीपाल से भी बच्चा जुड़ा है भाई, सुरेश भाई नमस्कार। हाँ, धौलीपाल मेरा पुराना गांव, बड़ी खुशी हो। हाँ भाई, लेडी और लोक, लेडी आ गई भाई। लेडी, 2 शब्द कहे, भयानक काल और अपीली काल। किसने कहे? लेडी हरलोक ने। अपील का मतलब होता है आकर्षण। अपील किसको कहते हैं? आकर्षण को। भाई लेडीज, लड़की दिखने में भी सबको पता भी आकर्षित करती है, तो आकर्षण किसमें है? लेडी में। और फिर भाई उसके बाद शादी हो जाती है और फिर जिंदगी भर जो डरा डरा के मार देती है। तो भयानक भी कौन हुई? लेडीज है। तो बुरा मत मानना, याद कैसे करना है कि आकर्षित कौन करती है? लेडी। और बाद में जिंदगी भर डरा डरा के कौन मार देती है? लेडी। तो याद हो जाएगा, भयानक काल किसने कहा? लेडी हरलोक ने। अपीली काल किसने कहा? लेडी हरलोक ने। फिर आ गया जी, कल्पना का नायक। कहते हैं कि शिशु कल्पना का नायक है। शिशु कल्पना का नायक है, कल्पना का नायक है। और इसको कहा किसने? रोस ने। रोस ने। तो याद कर लो कि भाई शिशुओं को तो कल्पनाएं रास आती हैं। शिशुओं को क्या रास आती हैं? कल्पनाएं रास आती हैं। शिशुओं को तो कल्पनाएं रास आती हैं भाई। तो याद हो जाएगा भाई, रोस से बना लो रास। और रास किसको क्या रास आती है? भाई शिशु को तो कल्पनाएं रास आती हैं। अब पीछे बच गया संवेगों का सुप्त काल। और याद कर लो, संवेग सुप्त कब होते हैं? बाल्यावस्था में। संवेग सुप्त होते हैं बाल्यावस्था में। तो ये इसका उत्तर है कि संवेगों का सुप्त काल कौन सा होता है? बाल्यावस्था।
जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेटेंसी। लेटेंसी सुप्तावस्था, लेटेंसी मैंने सुप्तावस्था। तो संवेगों की सुप्तता कब होती है, बाल्यावस्था में। और किसने कहा था, फ्रायड ने। तो याद कर लो भाई, इसका उत्तर क्या है, संवेगों का सुप्त काल। टापर घना ही मजा ले रहे हैं, बिल्कुल जी, याद भी हो, मजा भी आए, लाइक शेयर भी हो और गुरुजी को भी मजा आए। तो आपके सामने पहला प्रश्न, आपके सामने उत्तर आ गया भाई, निम्न में से शैशवावस्था को व्यक्त करने वाला शब्द नहीं है संवेगों का सुप्त काल, ये बाल्यावस्था को व्यक्त करने वाला शब्द है। तो हाँ, तो अगला प्रश्न लेके आ रहे हैं भाई। हाँ, ब्रिजनगर, राम राम, बिल्कुल जी, कमलेश जी। साथियों को अपने लाइव को और लाइक को और शेयर को और सब्सक्राइब सब बढ़ा दो, तो गुरुजी को भी पढ़ाने एक एक प्रश्न आपके लिए हर हेलो, हाँ भाई, आ रही है अब आवाज? अरे कठी कौन जा थान छोड़ के, आज के जो 1.5 घंटा अपने पास है वो आपके साथ ही है। आवाज आए तो भाई थोड़ा लिख के बताओ कि आ रही है क्या आवाज? आवाज आ गई कि नहीं आई? सुपर परफॉर्मेंस मोहनलाल जी, और जबरदस्त आएगी, बस आवाज बताओ आई कि कौन आई, वॉइस आई कि नहीं? हाँ साथियों, थोड़ा सा लिख के बताएं, आवाज आई कि नहीं आई? आ गई? हाँ आ गई भाई, आ गई आवाज। आवाज का ही खेल है, देखो दुनिया आवाज पे चल रही है, आवाज बड़ी महत्वपूर्ण है जिंदगी में। हाँ भाई आ गई। तो अब देखो प्रश्न देखो भाई, मैं आपको बता रहा था कि उत्तर व्यवहारवादी स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया था, सबको ध्यान ही है, और गुथरी ने सामीप्यता का सिद्धांत दिया था, ये भी उत्तर व्यवहारवादी है। और CL हल ने आवश्यकता में कमी या चालक न्यूनता, कई बार
होते हैं पुनर्बलन सिद्धांत के जनक कौन थे? तो सीएल हल याद कर लो मेरे बच्चों, पुनर्बलन सिद्धांत के जनक कौन थे? सीएल हल। हाँ राम राम जी, रोहतास जी राम राम, सबको राम राम। आ जाओ, वापस आ जाओ जो इधर उधर 1 मिनट के लिए हो गए। हाँ आवाज आ गई है। और अगला देखो आप, मानवतावादी, इसमें 2 नाम दिए हुए हैं, अब्राहम मैस्लो, इसके बारे में हम चर्चा और करेंगे आगे। आवश्यकता अनुक्रम, अब ध्यान देना थोड़ा सा, आवश्यकता अनुक्रम पूछे तो कौन भाई? मैस्लो। लेकिन अभी अभी मैंने बताया था आवश्यकता में कमी पूछे तो सीएल हल, ये भी ध्यान रखना। एक है इसमें भी रोजर्स ने स्वयं का सिद्धांत दिया था, स्वयं का सिद्धांत दिया था रोजर्स ने। और जो डिल्थे ने विज्ञानवाद को चुनौती दी थी, विज्ञानवाद को चुनौती। ये कहता था कि हर तरफ विज्ञान 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 है, तो विज्ञानवाद को चुनौती किसने दी? डिल्थे ने दी। ये भी मानवतावादी था। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे मानवतावादी कौन कौन हो गए? भी मानवतावाद का जनक हो गया मैस्लो, रोजर्स भी मानवतावादी और डिल्थे भी मानवतावादी था। पीछे बच गया प्रकार्यवाद। तो प्रकार्यवादी गलत दे रखे हैं इस उत्तर में। तो प्रकार्यवादी इसमें लिख रखा है लोक, तो ये जॉन लोक है, ये प्रकार्यवादी नहीं है। जॉन लोक कौन है? सबको ध्यान है भाई, जॉन लोक और इसका सहयोगी बर्कले, ये दोनों कौन थे? साहचर्यवादी। ये दोनों कौन थे? साहचर्यवादी। जॉन लोक और उसका सहयोगी बर्कले दोनों कौन थे? साहचर्यवादी। और जॉन लोक ने ही कहा था कि बालक का मन जन्म के समय टेबुला रासा के समान होता है। बालक का मन जन्म के समय टेबुला रासा के समान होता है, ये जॉन लोक ने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉन लोक का साहचर्यवाद, बर्कले भी साहचर्यवादी था। और वुडवर्थ था जी गत्यात्मक मनोविज्ञान का जनक। गत्यात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन था? वुडवर्थ था। तो चौथा उत्तर इसमें गलत है। विक्रम मीणा बिल्कुल सही है। हाँ अब तो आ रही है आवाज, क्या अब भी नहीं आ रही? हाँ बहुत बढ़िया भाई। कोरी स्लेट, टेबुला रासा किसने कहा था भाई? जॉन लोक ने। तो वो साहचर्यवादी था। तो फिर आपके एक मन में और प्रश्न आया होगा कि सर फिर प्रकार्यवादी कौन था? तो ये भी ध्यान कर लो, प्रकार्यवादी कौन कौन थे? तो एक तो याद कर लो, जॉन ड्यूवी प्रारंभ में प्रकार्यवादी था, बाद में प्रयोजनवादी बन गया, जॉन ड्यूवी। एक था एंजिल्स, ये भी प्रकार्यवादी था। और एक विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक था, ये भी प्रकार्यवादी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ मसीता ही गूंज की रोहतास जी आवाज, वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया। तो मेरे बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए, हर टॉपिक में से 4-4, 5-5 क्वेश्चन है, और हर टॉपिक में से आपके लिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन चुन के लाया हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वंशानुक्रम पे हमने शुरू में कोई इस बार जो मतलब टेस्टों में क्वेश्चन नहीं किया। वंशानुक्रम का कौन सा सिद्धांत संगत नहीं है? ध्यान से देखो और उत्तर दो, इतने में समझाता हूं आपको। वंशानुक्रम का कौन सा संगत नहीं है? सर क्लास कब से ऑन है? अभी बस आपके सामने ये तीसरा प्रश्न आया अभी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर जी संवेगों का सर्वाधिक पूरा समझ, सर्वाधिक कौन सी अवस्था, क्या कहना चाहते हो? संवेगों का सर्वाधिक। तो देखो संवेग के बारे में तो इतना ही है भी, संवेग जन्म से शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जो संवेगों में सुप्तता कंट्रोल कब होता है वो आता है बाल्यावस्था, और संवेगों में उथल पुथल पूछे तो किशोरावस्था। उत्तर दीजिए, निम्न में से कौन सा सिद्धांत संगत नहीं है? अर्जित का संक्रमण। तो याद कर लो, ये 2 विद्वान है, एक तो लेमार्क और एक डार्विन। ये कहते हैं कि जो गुण या जो विशेषताएं माता पिता अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं, अपने जीवन में अर्जित करते हैं, वो अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं। जो कहता है कि भी अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं, जैसे आपको याद होगा, जिराफ का उदाहरण याद होगा, जिराफ का, कि भी जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, फिर अगली पीढ़ी में थोड़ी और लंबी हो गई, उससे अगली पीढ़ी में थोड़ी और लंबी हो गई। तो ऐसे मतलब जिराफ की गर्दन लंबी होती गई। तो ये जो है अर्जित गुणों का संक्रमण है,
ये किसने दिया था? लेमार्क और डार्विन ने, कि अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। दूसरा जी अर्जित गुणों का असंक्रमण, ये विजमैन का सिद्धांत है, वो कहता नहीं होते, अर्जित गुण अगली पीढ़ी में नहीं जाते। और याद करो इसके सिद्धांत का एक और नाम है बीज कोष की निरंतरता, बीज कोष की निरंतरता। ये कहता है कि केवल वे ही चीजें अगली पीढ़ी में जाती हैं जो वंशानुक्रम से मिली, अर्जित गुण अगली पीढ़ी में नहीं जाते। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसने प्रयोग किया था, नर और मादा चूहे की पूंछ काट दी थी इसने, विजमैन ने नर और मादा चूहों की पूंछ काट दी और उनमें क्रॉस कराया, अगली पीढ़ी में बिना पूंछ के चूहे पैदा हुए। फिर उनमें क्रॉस कराया तो अगली पीढ़ी में फिर बिना पूंछ के चूहे पैदा हुए। उनके आगे से आगे हर बार जो है वो बिना पूंछ के चूहे ही पैदा हुए, सॉरी पूंछ वाले चूहे पैदा हुए, एक भी पीढ़ी में कटी पूंछ वाला चूहा पैदा नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा कि भी अर्जित गुण अगली पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होते, नहीं तो भी चूहों की पूंछ कटी हुई होती। तीसरा जी जनित्र कोष की गणना, ये गाल्टन का है, याद कर लो, गणना गाल्टन, गणना गाल्टन याद हो जाएगा। जैसे अभी था ये बीज कोष, विजमैन, बीज कोष पूछे तो बीज कोष की निरंतरता, बीज कोष की निरंतरता, तो बीज कोष विजमैन, बीज कोष विजमैन, ऐसे याद कर लो। गणना गाल्टन, गणना सिद्धांत किसने दिया? गाल्टन ने। और पीछे बच गया आनुवंशिकी सिद्धांत, और ये मैकडूगल ने नहीं दिया, मेंडल ने दिया था। आनुवंशिकी सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो संवेगों का परिवर्तन, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि संवेगों में परिवर्तन और तीव्रता, और संवेगों में उथल पुथल किशोरावस्था ही आएगा, ये ध्यान रखना। ये प्रमिला जी पूछ रही हैं। हाँ तो देखें भाई, इसका आंसर क्या होगा? डी। आनुवंशिकी सिद्धांत किसने दिया? मेंडल ने दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सामने। तो आगे बढ़ते हैं, एक से बढ़िया एक क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की परिभाषाओं में असंगत परिभाषा बताओ भाई। साथ में परिभाषा याद कर लेंगे, अच्छी से अच्छी परिभाषाएं याद कर लेंगे साथ में। असंगत परिभाषा, मनोविज्ञान मानव व्यवहार व संबंधों का विज्ञान है, क्रो एंड क्रो। मनोविज्ञान वातावरण में क्रियाकलापों का विज्ञान है, वुडवर्थ। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है, पिल्सबर्ग। यहाँ सभी संगत हैं। थोड़ा सोच के बताएं फिर मैं समझाता हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ रचना चौधरी बता रही किशोरावस्था, बिल्कुल किशोरावस्था में संवेगों में सर्वाधिक परिवर्तन, सर्वाधिक तीव्र परिवर्तन और उथल पुथल होती है भाई। मनोविज्ञान की परिभाषाएं, मनोविज्ञान व्यवहार और संबंधों का विज्ञान है। तो देखो क्रो एंड क्रो लिखा हुआ है, तो रट्टा मार लो, क्रो एंड क्रो। भाई देखो हमारे जो पूर्वज हैं वो जैसे मर गए, इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके साथ हमारा संबंध किन के माध्यम से बनता है? कौओं के माध्यम से। श्राद्ध आता है तो कौओं को हम खाना खिलाते हैं, तो उनके माध्यम से हमारा संबंध बनता है। तो याद कर लो भाई, संबंध कौन बनाते हैं? संबंध बनाते हैं भाई कौए। तो क्रो एंड क्रो। फिर है मनोविज्ञान वातावरण में क्रियाकलापों का विज्ञान है, वुडवर्थ। और मैंने आपको बताया था वुडवर्थ, वुडवर्थ, और वर्थ से क्या बना लो? वर्क। और वर्क मैंने कार्य या क्रिया, कार्य या क्रिया। तो भाई कार्य या क्रिया है वुडवर्थ, वुडवर्क, वर्क मैंने क्रिया। तो क्रियाकलाप आ जाए तो कौन हो जाएगा? वुडवर्थ। फिर आगे जी मानव प्रकृति, मानव प्रकृति पिल्सबर्ग की परिभाषा नहीं है, पिल्सबरी की परिभाषा है, पिल्सबरी। मानव प्रकृति, मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मानव प्रकृति का। और आप सबको ध्यान है भाई, प्रकृति में तो ब्लैकबेरी जामुन भी उगता है, ब्लैकबेरी जामुन भी उगता है। प्रकृति में तो भाई स्ट्रॉबेरी भी उगती है, स्ट्रॉबेरी, और अपनी देसी बेरी भी प्रकृति में उगती है। तो फिर पिल्सबरी भी प्रकृति की बात करेगा। तो प्रकृति, बेरी 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 बेरी, तो प्रकृति याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें यह कहना चाहता है कि कौन सी परिभाषा सही नहीं है, तो ये पिल्सबरी की परिभाषा है, थोड़ा ध्यान रखें। एक दो और ध्यान कर लो। मैकडूगल की परिभाषा बड़ी शानदार है। मैकडूगल क्या कहता है? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के, मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का, जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है, जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। तो देखो बेटा ब्रो, सिंपल बात है, विधायक कौन होते हैं? एमएलए, और बड़े बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, और वो विधायक तो क्या पीते हैं? विधायक तो भाई मैकडोल पीते हैं। तो रट्टा मार लो,
विधायक तो मैकडोल पीते हैं, तो याद हो जाएगा। अच्छा पीडीएफ नहीं डाली क्या दिनेश जी पिछली? मैं कह दूंगा पीडीएफ का डलवा देंगे भी। तो आप देखो भाई विधायक विज्ञान है और विधायक क्या पीते हैं, तो याद कर लो विधायक तो मैकडोल पीते हैं। तो मैकडोगल की परिभाषा की निशानी क्या है? विधायक विज्ञान है। तो इस तरीके से याद करोगे तो याद हो जाएगा। एक से बढ़िया एक आपके लिए क्वेश्चन है, हर टॉपिक के लेके आ रहा हूं मैं। निम्न में से बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। हाँ देखें भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं बतानी भी कौन सी नहीं है। अब पहले मैंने शैशवावस्था की पूछी थी, अब किसकी पूछ रहा हूं? बाल्यावस्था की पूछ रहा हूं। तो ध्यान से बताएंगे। हाँ रिंकू रानी बिल्कुल, विधायक तो यही पीते हैं, मैकडोल पीते हैं। राम राम सुखराज जी। हाँ 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 जुड़ो, सारे जुड़ो भी साथी लोग, अपने साथियों को भी जोड़ो, शेयर कराओ, लाइक कराओ। निम्न में से बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। स्थूल संक्रिया, जीवन का अनोखा काल, ईर्ष्या और चिंता का काल, या मिथ्या परिपक्वता का काल। आप उतने उत्तर दो। कुछ उत्तर आने लग गए भी बच्चों के, कुछ सी दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं, तो याद तो नहीं कर रहे पूरा, आपको याद नहीं, कुछ ए भी दे रहे हैं, नोर से बी उत्तर भी आ रहा है एक। तो ध्यान दें थोड़ा सा। स्थूल संक्रिया की जगह क्या लिखा आ सकता है? मूर्त संक्रिया। स्थूल संक्रिया या फिर मूर्त संक्रिया। और मूर्त संक्रिया आप सबको ध्यान है 7 से 12 वर्ष होती है। और किसने बताई थी? पियाजे ने। तो ये 7 से 12 साल क्या होगी? बाल्यावस्था ये तो है। फिर जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल किसने कहा? जीवन का अनोखा काल कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा। आजकल के बच्चे बड़े एडवांस हो गए, आजकल के बच्चे भी मोबाइल यूज करते हैं, कोल भी करते हैं अनोखे ढंग से, और ब्रूस भी करते हैं अनोखे ढंग से। आजकल के बच्चे बड़े क्या हो गए भाई? अनोखे हो गए, बड़े अनोखे ढंग से कोल करते हैं और ब्रश भी करते हैं तो अनोखे ढंग से। तो अपने टाइम तो कोल ब्रश होते नहीं थे। और फिर अभी मिथ्या परिपक्वता, तो मिथ्या परिपक्वता किसने कहा? रोस ने। रोस कहता बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। मिथ्या का मतलब झूठी परिपक्वता, कि बालक परिपक्व तो नहीं होते भाई, बालक तो बालक ही होते हैं, लेकिन वो अपने आप को परिपक्व समझते हैं, झूठी परिपक्वता। तो मैं कहता होता हूँ कि जो मिथ्या बोलते हैं, जो मिथ्या बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं, वो मुझे रास नहीं आते, वो मुझे रास नहीं आते। जो मिथ्या बोलते हैं वो मुझे रास नहीं आते। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ये पॉइंट है। मोहनलाल जी क्या लिख रहे हो? क्लियर करके लिख दो। हाँ तो याद कैसे करोगे कि जो मिथ्या बोलते हैं वो मुझे रास नहीं आते। फिर बच गई भी ईर्ष्या चिंता। तो जिन बच्चों ने सी उत्तर दिया अपना कैलकुलेशन कर लें, सी उत्तर बिल्कुल सही है। तो अपना जोड़ घटाव करते रहें और अपना खुद का मूल्यांकन करते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने चल रहा है। ईर्ष्या और चिंता बाल्यावस्था में नहीं होती। बाल्यावस्था तो जीवन की सबसे मस्त उम्र है। कहते ना मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। तो बाल्यावस्था में कोई ईर्ष्या नहीं होती, बाल्यावस्था में चिंता नहीं होती। वो ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो बाल्यावस्था में ईर्ष्या नहीं होती। ईर्ष्या कब होती है जी? किशोरावस्था में होती है ईर्ष्या। तो धन्यवाद साथियों, चलते हैं आगे। अपने साथियों को ग्रुपों में शेयर कर दें, क्लास आगे बढ़ रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। अब भाई थोड़ा समायोजन के 1-2 क्वेश्चन हर टॉपिक के मैं कह रहा हूँ 4-4 5-5 क्वेश्चन है, मूल्यांकन भी हो जाएगा। भी हमारी अभी मान लो ऑफलाइन शुरू नहीं हुई, उससे पहले हमारी घर पे तैयारी कैसी है ये पता लग जाएगा। तो थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है आपके सामने। रागिनी जब थिएटर में हीरोइन को दुखी देखती है तो वह भी रोने लगती है। भाई मेरी घरवाली भी रोने लगती है। मैंने ये देखा है कि थिएटर में जैसे मूवी चल रही है और उसमें कोई सैड सीन आ गया, कोई दुखी सीन आ गया, तो कई जने रोने लग जाते उसको देख के। तो बताओ भाई ये कौन सा व्यवहार है, ये कौन सी युक्ति है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या बात है, आप गायक भी हो बिल्कुल। मैं तो पूरा गा के सुना दूं, लेकिन अब क्या करें कि अपने पास समय बड़ा, टाइमिंग इतनी कम होती है। रागिनी जब थिएटर में हीरोइन को दुखी देखती है तो वह भी रोने लगती है। बता दो मेरे बच्चों इसमें कौन सी युक्ति प्रयोग हो रही है? हाँ कुछ बच्चों के सी उत्तर आ रहे हैं,
काफ़ी बच्चों के सी उत्तर आ रहे हैं। बिल्कुल, कई बारी अंतः क्षेपण ना लिखा आए, अंतः प्रेक्षण भी लिखा आ सकता है, अंतः प्रेक्षण भी लिखा आ सकता है। तो याद कर लो, दूसरे के दुख में दुखी होना, दूसरे के दुख में दुखी होना, या फिर दूसरे की खुशी में खुश होना, दूसरे की खुशी में खुश होना। जैसे अभी हॉस्टल वगैरह खुल जाएंगे, तो हॉस्टल खुलेंगे तो ये लड़के लोग कई बार क्या कि कोई अड़ोस पड़ोस से बारात निकलती है तो ढोल बजता है तो अपने भी नाचने लग जाते हैं ना, और कई बार नाचते नाचते बारात के साथ ही पैलेस तक भी पहुंच जाते हैं, फिर सोचते चलो खाना भी खा लेते, क्या फर्क पड़ता है। तो कुल मिला के दूसरे के सुख में सुखी, दूसरे के दुख में दुखी होता जो, वो क्या कहलाता जी, अंतः क्षेपण या अंतः प्रेक्षण। प्रक्षेपण आपको बताया ही था, प्रक्षेपण का मतलब होता है दोष सिद्धि करना, दोष सिद्धि करना, खुद में खोट है और दूसरों में निकालना प्रक्षेपण होता है। प्रतिगमन का मतलब होता है पिछली अवस्था में लौटना, पिछली अवस्था में लौटना। इसके उदाहरण आपको पहले भी बताए थे मैंने कि कोई युवती है ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाई तो अपनी माँ के आंचल में फूट फूट के रोती है, जब घर आती है फिर आती है। हाँ रजनी बंसल जी, हाँ आपको स्वागत है जी, बहुत बढ़िया। जुड़ो मेरे बच्चों, जो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो नहीं पढ़ पाते ऑनलाइन, तो ऑफलाइन तो ऑनलाइन में आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। हाँ टाइम बिल्कुल, टाइम पूरा अभी 6:20 ही हुए हैं, टाइम अपने पूरा समय के साथ चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। निम्न में से असंगत परिभाषा बताइए। असंगत परिभाषा देखो, अपना बाल मनोविज्ञान का भी टॉपिक है, एक प्रश्न इसमें से भी लिया है। बाल मनोविज्ञान जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक का अध्ययन है, क्या बर्क ने कहा था। बाल मनोविज्ञान बाल व्यवहार, रुचियों, लक्ष्यों और परिवर्तन का अध्ययन है, क्या लेडियर लॉक की परिभाषा है। बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन है, क्या ड्राइवर ने कहा था, या फिर सारी सही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल आप जैसलमेर आ जाओ सर, हमारे महारावल साहब का राज तिलक किया जा रहा है। अच्छा जी, तो देखो कभी जैसलमेर भी आएंगे, परमात्मा कोई जहाँ का दाना पानी लिखेगा। सर एमपी वाले फील कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं जी बिल्कुल। किसी भी स्टेट का बच्चा फार्म भर सकता है, जनरल कैटेगरी में आ जाएगा, बस वो इतना ध्यान रखें। तो देखो भाई, अगर आ जाए जन्म पूर्व अवस्था से, तो जन्म को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बर्थ, बर्थ कहते हैं। तो परिभाषा किसकी, बर्क की। बर्थ बर्क बर्थ बर्क, जन्म पूर्व आ जाए तो बर्क, सही है। बाल मनोविज्ञान देखो अब कितनी सारी बातें आ गई इसमें, रुचियों का, व्यवहार का, लक्ष्यों का, परिवर्तन का, सबका। तो ये कौन है भाई, लेडी। तो मैं कहता होता हूँ कि एक माँ होती है ना, जो माँ, वो ही एक बच्चे की इतनी सारी बातें जानती कि मेरे बच्चे की रुचि किसमें है, मेरे बच्चे की आदत क्या है, मेरे बच्चे का व्यवहार कैसा है, मेरे बच्चे में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये माँ ही बता सकती है। और माँ कौन होती है भाई, लेडी। तो परिभाषा किसकी, लेडियर लॉक की, ये भी सही है। बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से किशोरावस्था, तो याद कर लो, कैसे किशोरावस्था, कैसे किशोरावस्था, कैसे क्रो एंड क्रो, कैसे क्रो एंड क्रो। तो ये परिभाषा किसकी है भाई, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। ये परिभाषा किसकी है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। बिल्कुल, माँ तो माँ होती है, तो माँ से लेडीज कौन से सर है, नाम क्या है गुरुजी, नाम खत्री सर, खत्री सर की क्लास चल रही है। अब तक 7 वीडियो आ चुके हैं अपने साइको के, और आप ढूंढेंगे ना उसमें 7 वीडियो आए हुए हैं अपने प्ले लिस्ट में जाके, तो उनको भी देखें, उनके अंदर भी बहुत कुछ है। निरो मिठो खाओ के जल्दी, तो शुगर का मरीज हो गया। खत्री जी खांड कौन खाओ, साइको घोल के बड़े अच्छा लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे घर में ही बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। एक युवक भाई, हाँ आगे एक रक्षा युक्ति, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक रक्षा युक्ति, फोटो भी दिखेगा, जल्दी दिखेगा जी, कोई टेक्नोलॉजी हमारी थोड़ी सी पीछे चल रही है। तो एक युवक इस विनिश्चय में है, इस विनिश्चय में है, इस परेशानी में है। अब देखो आपके लिए प्रश्न आ गया, इस परेशानी में है कि वह रीट की तैयारी करे अथवा पटवार परीक्षा पर ध्यान दे। भाई फार्म दोनों भर दिए बहुत सारे बच्चों ने, रीट की तैयारी करे कि पटवार परीक्षा का फार्म भरे। हाँ क्वेश्चन काफ़ी हो गए जी, अब देखो 7-8 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए और हो जाएंगे, आप चिंता ना करें, आपको बेस्ट से बेस्ट मिलेगा। हाँ उत्तर दीजिए मेरे बच्चों,
कि भाई अब आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए कि आप क्या करें, रीट की तैयारी करें या पटवारी पर फोकस करें। 25 अप्रैल को रीट बता रहे हैं और उन्हीं दिनों पटवारी की भी संभावनाएं बन रही हैं, तो क्या करें भाई हम। तो देखो एक तो है पद्धति, कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो कई बार ऐसे लिखा आता है ना अंग्रेजी में, अप्रोच 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 अप्रोच। अंतर्द्वंद को कहते हैं कन्फ्लिक्ट, अप्रोच अप्रोच कन्फ्लिक्ट। हिंदी में और शुद्ध भाषा, सिंपल भाषा में बात करें तो इसका मतलब क्या है, पद्धति का मतलब, इसका मतलब है उपागम 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 उपागम, यानी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये तो है पॉजिटिव पॉजिटिव। ये ऐसी स्थिति है जो नेगेटिव नेगेटिव है, जिसको कहते हैं अवॉइडेंस 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 अवॉइडेंस। दोनों स्थिति नेगेटिव है। जैसे कहते हैं ना इधर कुआं उधर खाई, इधर कुआं उधर खाई, कि भाई किधर जाएं, इधर है कुआं उधर है खाई, तो दोनों नेगेटिव स्थिति है। और इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो और ये बहु उपागम होता है, इसमें दो स्थिति होती हैं। तो आप उत्तर दीजिए। सी उत्तर दे रहे हैं कुछ बच्चे, सी जमा सही है, कुछ ए दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरे बच्चों ध्यान कर लो, दो पॉजिटिव स्थिति हो। अब जैसे आप देखो, ये आप हो, ये कोई आप युवक हो या कोई आप युवती है, आप हो, और आपके सामने इधर तो क्या कि भाई पटवार का फार्म भरा हुआ है और इधर क्या कि रीट का फार्म भरा हुआ है। अब ये बताओ भी पटवारी लग गए तो भी पॉजिटिव है कि नहीं, नौकरी तो मिल रही है बढ़िया, और रीट यानी टीचर लग गए तो भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, चुनना किसी एक को है। प्रश्न आता होता है ना कि कई बार कि भाई दो मनपसंद रिश्ते हैं, ये भी टीचर लगी हुई लड़की है, ये टीचर लगी हुई लड़की है, और ये जो है पटवारी लगी हुई लड़की है, घर दोनों ही अच्छे हैं, परिवार दोनों ही अच्छे हैं, तो अभी शादी किससे करें, तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, चुनना किसी एक को है। तो याद कर लो इसका उत्तर क्या होगा, दोनों स्थितियां पॉजिटिव हैं, पटवारी भी पॉजिटिव है रीट भी पॉजिटिव है, और चुनना किसी एक को है, तो ये कहलाएगा पद्धति पद्धति, पॉजिटिव पॉजिटिव। और अगर दोनों नेगेटिव होती, जैसे प्रश्न आता होता है कि बीमार आदमी है, डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब दवाई दे दो, डॉक्टर कहता है इंजेक्शन लगा दूं कि भाई 2-3 इंजेक्शन लगवा लो आज कल परसों ठीक हो जाएगा, और फिर इंजेक्शन से भी डर लग रहा है कि इंजेक्शन भी नहीं लगवाना, और फिर डॉक्टर कहता है कि चलो दवाई ले लो सुबह दोपहर शाम 7 दिन, क्या गुरु जी डॉक्टर साहब खारी दवाई है किया लिया, तो वो दोनों नेगेटिव होते हैं, वो दोनों नेगेटिव हैं, दवाई खारी वो भी नेगेटिव और इंजेक्शन भी नेगेटिव, तो वो कहलाता है वर्जन वर्जन। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो क्या कहलाता है पद्धति वर्जन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीरेंद्र जी डी उत्तर दे रहे, डी नहीं है, इसमें एक ही कंडीशन है, इसलिए इसका उत्तर है पद्धति पद्धति अंतर्द्वंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक प्रश्न आएगा पेपर में इसमें से, किसको चुने सर जी। अब देखो तैयारी जिसके ऊपर ज्यादा बीएड करी हुई है, तो मैं तो यही कहूंगा कि रीट चुनो और बढ़िया आसानी से नौकरी, बढ़िया नौकरी है शांतिप्रद। हाँ भाई, निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था से संबंधित नहीं है। मैंने आपको कहा था एक प्रश्न आ गया शैशवावस्था का, एक बाल्यावस्था का। हाँ गुड इवनिंग जी जितेंद्र जी, एक बाल्यावस्था का आ गया और एक अब आपके सामने आ गया किशोरावस्था की विशेषता। तो बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर दीजिए और सबको शेयर कीजिए। आज तो 500 से ऊपर देख रहे हो और लाइक 446 ही है, तो इसका मतलब क्या प्रश्न आपको पसंद नहीं आ रहे, लाइक कीजिए ताकि अपने को पता लगे कि भाई ठीक है, हमेशा जितने लाइव होते उससे डबल लाइक हो जाते होते, तो लाइक बढ़ाएं भी मेरे साथियों। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किशोरावस्था से संबंधित नहीं है विशेषता, जीवन का कठिन काल, संवेगों का स्वर्ण काल, वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा, और सभी संगत हैं। तो देखो जीवन का कठिन काल किशोरावस्था को किसने कहा, कैसे किलपैट्रिक, कैसे कठिन काल, कैसे किलपैट्रिक, कैसे कठिन काल, याद कर लो। जीवन का कठिन काल कैसे किलपैट्रिक, कैसे कठिन काल, संवेगों का स्वर्ण काल। अब ध्यान करो भाई इंपॉर्टेंट बात, उत्तर तो फटाफट डी दे देते हो कि बस भाई उपयुक्त सभी हो जाए तो डी होता है। देखो भाई संवेगों का स्वर्ण काल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहीं गच्चा खाओगे साइको में। संवेगों का स्वर्ण काल, संवेगों का स्वर्ण काल, और फिर पूछ लें जीवन का स्वर्ण काल, जीवन का स्वर्ण काल। अब ध्यान देना, देखो कितना फर्क है। संवेगों का स्वर्ण काल शैशवावस्था, संवेगों का स्वर्ण काल शैशवावस्था होती है, और जीवन का स्वर्ण काल किशोरावस्था होती है। देखो मार खा गए बहुत सारे विद्यार्थी,
डी उत्तर दे के मार खा गए। ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारे बच्चों ने डी उत्तर दे के गलती की है। संवेगों का स्वर्णकाल किसको कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। अब देखो वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा, तो ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने, क्रो एंड क्रो। तो मेरे बच्चों याद करो, करो एंड करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, तैयारी करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर अटेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देखो। तो करो एंड करो, जीवन में कुछ करो, जीवन में कुछ करो, करो करो करो। और करोगे तो आपके अंदर क्या आएगी? शक्ति आएगी, और शक्ति आएगी नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी जिस दिन, तो भविष्य में एक दिन आपके घर कौन आएगी? आशा आएगी। माँ बाप थाने आशा ले आके देगा कि भाई थे नौकरी लग गया। तो याद करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करो एंड करो, करो एंड करो। तो हाँ, प्रश्न क्यों नहीं सही भाई? सुरेंद्र जी बताओ क्या क्या सही नहीं है? एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक भी डाउट नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल अच्छी तरह छांटे हुए क्वेश्चन है, और आज के नहीं कि 10-10, 12-12 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो देखें अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रिया असंगत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ सुरेंद्र जी पूछो, क्या पूछना चाहते हो? क्या नहीं समझ में आ रही? प्रश्न में क्या नहीं समझ में आ रहा वो पूछ लो, यहीं लिख के पूछ लो। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया जी बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। लाइक शेयर बढ़ाते रहें, अपने साथियों को जोड़ें। एक एक ग्रुप में सभी, अगर एक एक ग्रुप में डालेंगे तो बहुत सारे जुड़ जाएंगे भाई। हाँ सीकर आओ सर, बिल्कुल सीकर भी आएंगे। गच्चा खा गए ना ममता जी, बस ऐसे ही मार खाते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेबिंस्की किसको कहते हैं? ये छोटे शिशु के बारे में भाई, बेबिंस्की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा कठिन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, बहुत ध्यान देना भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ सबके लिए है ये, BSTC B.Ed सबके लिए, लेवल 1 लेवल 2 सबके लिए। बेबिंस्की, 7 माह के शिशु के तलवे ठोकने पर उंगलियां मोड़ना। आपने देखा होगा छोटा शिशु होता है, उसके पैरों पे तलवों पे मारते हैं ना तो वह अपनी उंगलियां मोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? बेबिंस्की। ये सही है। फिर अभी रूटिंग किसको कहते हैं? ये भी प्रश्न आया हुआ है पेपर में, सेंटर टेट में। रूटिंग क्या है? 2 महीने का बच्चा जो है उसके आप गाल पे हाथ लगाओगे तो वो अपने सिर को इधर उधर करेगा, इधर वाली गाल पे लगाओगे तो दूसरी तरफ कर लेगा, दूसरी तरफ लगाओगे तो इधर कर लेगा। तो रूटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद है मोरो किसे कहते हैं? मोरो का मतलब होता है जब शिशु को कोई शोर होता है तो शिशु एकदम कमर तक मुड़ के से इकट्ठा सा हो जाता है, थोड़ा अपने आप को यूं इकट्ठा सा कर लेता है। तो ये सारी क्रियाएं संगत हैं। ये आने वाले प्रश्न होते हैं इस तरीके के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती जगजीत जी, रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपना सही तरीके से अगर हम करके आएंगे तो कोशिश करें कि भाई अपने 30 प्रश्न है और 30 में से 30 ही सही हो जाए तो मजा आ जाए। अगला प्रश्न है जीन प्याजे का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीन प्याजे ने भी नैतिकता पर काम किया था, ध्यान देना। एक तो नैतिक विकास किसने दिया था? नैतिकता का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के विकास का सिद्धांत दिया था। और दूसरा जीन प्याजे, जिसके बारे में सारे नहीं जानते कि उसकी नैतिकता के सिद्धांत किस प्रकार है। इसने किताब लिखी थी बच्चों, मॉरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड, मॉरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी ये किताब है। और इसने कहा था कि एक बच्चे की नैतिकता का जजमेंट कैसा होता है, मॉरल जजमेंट। इंपॉर्टेंट किताब है सर, आनंद आ रहा है बिल्कुल। एक एक देखो दोनों ही बातें हैं भाई, एक तो आप टेस्ट में खुद का मूल्यांकन भी कर लो, टिक कर लो, और साथ ही साथ अपने कुछ समझ भी लो, ताकि ऐसे हो जाए कि जो ऑफलाइन की जो चीज़ है वो आपको यहाँ ऑनलाइन में बिल्कुल निःशुल्क मिल रही है। एनोमी ये जो स्टेज होती है ये जन्म से लेके और 5 वर्ष तक की स्टेज मानी जाती है, जन्म से 5 वर्ष तक। और एनोमी की स्टेज किस प्रकार की स्टेज होती है, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। एनोमी में याद कर लो नैतिकता का अभाव होता है, नैतिकता का अभाव होता है एनोमी में। बच्चे को नैतिकता नहीं होती, बच्चा जो है वो स्वयं तक सीमित होता है, स्वयं तक सीमित, छोटा सा शिशु नैतिक नहीं होता। दूसरा भी हेट्रोनोमी स्टेज है, ये भी सही है। हेट्रोनोमी स्टेज होती है 5 से 8 वर्ष, 5 वर्ष से 8 वर्ष के बीच में होती है। और हेट्रोनोमी स्टेज में एक शब्द याद कर लो भाई, पुरस्कार और दंड से सीखना, पुरस्कार और दंड से सीखना। हेट्रोनोमी जैसे
पिताजी और अपने को थोड़ा सा डांट देते थे, ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो अपने डर जाते थे। कई बार आप कोई मान लो बुजुर्गों के पगा हाथ कौन लगायो तो अपन डांट देता कि पगा हाथ क्यों कौन लगायो, आइंदा ध्यान रखना, इस प्रकार से। और एक अभी हेट्रोनोमी सेल्फ ये नहीं होती, हेट्रोनोमी सेल्फ नहीं होती, हेट्रोनोमी परस्पर आदान प्रदान, हेट्रोनोमी परस्पर आदान प्रदान की स्टेज होती है, और ये स्टेज होती है 8 से 13 के बीच। और इस स्टेज में थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे का समाजीकरण हो जाता है, बच्चा समाज के नियम, अपने आप बड़ों को प्रणाम करना, मंदिर जाना, नमस्कार करनी, धोख खानी, ये सारा काम अपने आप वो बच्चा करने लग जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, थोड़ा बहुत ये हो सकता है, जैसे कई बार किसी और किताब में ऐसे लिखा होता है कि 0 से 5, फिर 6 से 8, फिर 9 से 12, इसमें कोई बात नहीं, 19-21 फर्क हो सकता है। और फिर आती है भी कौन सी स्टेज है, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी किससे रिलेटेड होती है, किशोरावस्था से। और ये स्टेज होती है भी लगभग आपके सामने देखो 5 से 8, 8 से 13 आ गई, और 13 से 19। और इसमें इंपॉर्टेंट शब्द आता है भाई नैतिक सापेक्षता, यानी बच्चा स्वयं उत्तरदायी व्यवहार करने लगता है, सियाना हो जाता है, समझदार हो जाता है बच्चा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, किशोरावस्था में भविष्य की आशा होती है, चिंता नहीं। भविष्य की चिंता तो बच्चे को होती है, लेकिन माँ बाप को, बड़ों को, गुरुजनों को भविष्य की आशा की, किशोर भविष्य की आशा है। किशोर भविष्य की आशा इसलिए है कि कल को आप लोगों के ऊपर जो है दुनिया टिकी हुई है, देश टिके हुए हैं। जिस देश में किशोर होते हैं, युवा होते हैं, कल परसों युवा दिवस गया था, तो कहते हैं कि जो भारत है वो युवाओं का देश है, और एक चीन है वो बुढ़ों का देश है। तो युवाओं के देश में भविष्य की आशा होती हुई इंपॉर्टेंट इसलिए है हरीश जी। हाँ, तो ये देखें भाई, इसका उत्तर क्या आ गया, हेट्रोनोमी सेल्फ नहीं होता, हेट्रोनोमी परस्पर आदान प्रदान होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जीन प्याजे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निद्रा भ्रमण, एनेस्थेसिया इत्यादि अवस्थाओं का संबंध है। अब देखो आपके सामने फ्रायड आ गया, सिगमंड फ्रायड वियना ऑस्ट्रिया के मनोचिकित्सक। सिगमंड फ्रायड वियना ऑस्ट्रिया के मनोचिकित्सक थे। और फ्रायड के बारे में एक तो आप सब याद कर लो, आइसबर्ग थ्योरी, लगभग बच्चों को ध्यान होगा, आइसबर्ग थ्योरी। फ्रायड ने आप सबको ध्यान में कहा था कि जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क का आकारात्मक पहलू, मस्तिष्क का आकारात्मक पहलू, हमारा जो मस्तिष्क है वो यूं समझ लीजिए कि एक विशाल समुद्र है, और विशाल समुद्र के अंदर एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा एक विशाल समुद्र में तैर रहा है, और ऊपर से जो दिख रहा है वो तो कौन सी है, चेतन। और जो अंदर गहरा है, अंदर से जितना चौड़ा है, जितना बड़ा है, वो क्या है, अचेतन। तो इसीलिए एक विद्वान था मोंटगोमरी, और मोंटगोमरी ने कहा था कि 2 हिस्से अगर कर लें हम, देखो ये मस्तिष्क है और इसके 2 हिस्से कर लें, तो एक चेतन और एक अचेतन। तो चेतन को उसने 10% और अचेतन को 90% माना। बीच की अवस्था जो कभी कभी उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, अर्धचेतना। अर्धचेतना बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई हाँ उत्तर आ रहे हैं आपके, बी उत्तर बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं, तो ध्यान करो, निद्रा भ्रमण और एनेस्थेसिया इत्यादि किसकी अवस्था है भाई, अचेतना की, अर्धचेतना की नहीं है। अर्धचेतना में तो आप याद कर लो, ध्यान की अवस्था अर्धचेतना में होती है, सम्मोहन की अवस्था, हिप्नोटिज्म की अवस्था अर्धचेतना में होती है, और कुछ भूल गए, कुछ याद रह गया, ये अर्धचेतना में होता है। जैसे किसी का नाम तो याद है, उसकी जात भूल गए, जात याद है, नाम भूल गए, ऐसी अवस्था अर्धचेतना में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइकोलॉजी का मैटर पूरा नहीं है, ये संजय जी को बताना जी कि क्या कमी है, तो पूरा ऐप पे मैंने नहीं पढ़ाया, तो इसका उत्तर है अचेतन। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की कड़ी में आपके सामने एक से एक बढ़ के, प्रमिला जी 9% नहीं 10% ही बताया हुआ है, 9 नहीं बताया हुआ, 10% ही बताया वे। फ्रायड द्वारा बताई गई अवस्थाओं में असंगत है, बताओ तो। ओरल यानी मुखावस्था क्या 0 से 1 है, गुदावस्था एनल 2 से 3 है क्या, लिंग प्रधान अवस्था फैलिक 3 से 5 है क्या,
यहाँ जननेंद्रिय अवस्था जेनिटल 6 से 12 है क्या भाई? और मैं आपको बताता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, हाँ जीभ पर ना आना अर्ध चेतन होता है राकेश जी। जो चीज़ जीभ पे ना आए अपने के मेरे दिमाग में तो है पर मेरे जीभ पर कौन आने लाग रही की बात है, तो वो इम्पोर्टेंट है। हाँ देखें इसमें फ्रायड ने एक शब्द दिया था शैश्विक काम भावना, शैश्विक काम भावना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इनफेंटाइल सेक्सुअलिटी, इनफेंटाइल सेक्सुअलिटी, शैश्विक काम भावना। ये क्या होती है शैश्विक काम भावना? इसमें एक स्टेज है ओरल, ओरल जिसको कहते हैं मुख अवस्था। और आपने देखा होगा कि बच्चा जब छोटा सा है 1 साल तक का तो वो हर चीज़ को मुंह में लेता है, स्तनपान कर रहा है, ये भी मुख अवस्था है। इसी प्रकार वो छोटा बच्चा जैसे कोई खाने की चीज़ सीध में आ गई वो भी मुंह में लेगा, हर चीज़ मुख में लेता है। तो शुरू शुरू में बच्चे हर चीज़ को मुंह में ले रहे हैं तो मुखावस्था। दूसरा है गुदावस्था, गुदावस्था को क्या कहते हैं? एनल, एनल यानी गुदावस्था। और इसमें 2 शब्द याद कर लो, रोकना व छोड़ना, रोकना व छोड़ना। ये पूछते होते हैं कि फ्रायड कहता है कि बच्चे ज़्यादातर कई चीज़ें खा लेते हैं, हाँ टाइम नहीं लग रहा भाई, टाइम तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, सिर्फ उत्तर देने हैं तो फिर एक अलग से सीरीज चला लो जिसमें सिर्फ उत्तर दे दो, 15 मिनट में कोई भी करवा देगा। और अगर आपको नॉलेज लेना है तो फिर नॉलेज के साथ चलो, ज्ञान मिलेगा आपको। यहाँ फिर ऐसे कई बार हो जाता है कि नहीं हो जाएंगे प्रश्न अपने, रोज से तो बल्कि कम टाइम लग रहा है आज। हाँ तो जैसे एनल अवस्था में रोकना छोड़ना, जैसे मान लो मल मूत्र को रोक लेता है जब तक वो नगन है रोक के रखता है, और जैसे ही माँ कपड़े पहनाती छोड़ देता है, इस प्रकार की शरारतें भी बच्चे करते हैं। तीसरी होती है लिंग प्रधान अवस्था, लिंग प्रधान अवस्था जिसको क्या कहते हैं? फैलिक अवस्था, फैलिक अवस्था। और ये लिंग प्रधान अवस्था होती है 3 से 5 वर्ष। इस अवस्था में बच्चों की जो क्रियाओं का केंद्र होता है, बच्चे यौन अंगों को छेड़ते हैं, यौन अंगों को छेड़ते हैं इस उम्र में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और चौथी अवस्था जो लिख रखी है ये नहीं है, बीच में एक अवस्था और आएगी जिसको कहते हैं सुप्तावस्था, सुप्तावस्था। ये तो होगी शिशु की। और फिर आती है सुप्तावस्था, ये कब होती है? बाल्यावस्था में, जो होती है 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। इस उम्र में बच्चे संवेगों पर नियंत्रण कर लेते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सुप्तावस्था। और फिर आती है जी जननेंद्रिय अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था, और वो होती है 6 से 12 साल, 13 से 19 साल, 13 से 19 साल, जिसको अपने कह सकते हैं किशोरावस्था। और इसमें जननांग विकसित हो जाते हैं और इस उम्र में बच्चे जो है वो पुरुष और स्त्री उचित भूमिकाएं निभाने लगते हैं। तो ये इसका गलत है। तो बहुत ही बढ़िया आप लोग साथ दे रहे हैं, बहुत ही चोखा पढ़ाओ जी। बिल्कुल देखो अभी ज्ञान लेने हैं तो थोड़ा सा टाइम दे दो, हाँ लेटेंसी बोलते हैं उसको, वो 6 से 12 होती है। और कुछ साथियों को और जोड़ें, अपना रोज का जितना चलती है क्लास उसी तरह से लाइव चलाएं, अपने ग्रुपों में शेयर करें, अच्छी लग रही है तो लाइक करें भाई। निम्न में से कौन सी परिभाषा संगत नहीं है? अब भाई व्यक्तित्व का एक क्वेश्चन डाला है, हाँ क्लास लगभग हो जाएगी अपनी 7:30 बजे तक हो जाएगी। तो निम्न में से कौन सी परिभाषा संगत नहीं है? जो भी हम करते हैं वही व्यक्तित्व है। क्या वाटसन ने कहा कि नहीं कहा? तो रट्टा मार लो भाई, रट्टा मार लो इसको। JB वाटसन है ये, JB वाटसन, जो भी JB। तो 2-3 बार बोल के देखो आपको याद हो जाएगा, जो भी JB, जो भी JB। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसमें हाँ 30 प्रश्न होते हैं इसमें सुरेंद्र जी, और लगभग अपने देखो 15, 30, 15 तो हो गए, 15 रह गए तो आधा 1 घंटा और लगेगा। हाँ लिबिडो कौन सी होती है? लिबिडो यौन ऊर्जा को बोलते हैं, फ्रायड ने दिया था शब्द। तो लिबिडो हर एक में होती है, किसी में कम मात्रा में, किसी में ज़्यादा में। कहते हैं जितनी लिबिडो उतनी एनर्जी, जितनी लिबिडो उतनी एनर्जी। जो भी हम करते याद कर लो, JB, जो भी, JB, जो भी, JB, जो भी। तो JB वाटसन। व्यक्तित्व वातावरण के साथ अपूर्व व स्थायी समायोजन है। बोरिंग कैसे याद करोगे? देखो जिंदगी में कोई चीज अपूर्व हो तो ठीक बात, अच्छी बात है, लेकिन कोई चीज स्थायी हो जाए तो आदमी उससे क्या हो जाता है? बोर हो जाता है भाई। जैसे अपने कोई चीज स्थायी है, एक मोटरसाइकिल चलाते 10 साल हो गए, स्थायी हो गया तो बोर हो जाएंगे ना। कोई खाने की चीज है, कोई पहनने की चीज है, रोटी आपको रोज एक ही मिले। अब मान लो घरवाली रोज शाम को टिंड सी की सब्जी बना ले, सुबह टिंड सी, आथनी टिंड सी, तो रोज रोज मान लो एक ही एक चीज खाएंगे तो भी बोर हो जाएंगे। तो याद करो कोई चीज स्थायी हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे। तो परिभाषा किसकी? बोरिंग की।
अब अभिव्यक्तित्व जन्मजात, जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। किसने कहा? रेक्स रोक ने। तो याद करो, जन्मजात व अर्जित किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था, वैलेंटाइन ने कहा था। तो याद कर लो, वैलेंटाइन कहता ना कि भाई वैलेंटाइन के दिन कुछ ना कुछ तो अर्जित हो ही जाएगा, वैलेंटाइन के दिन कुछ ना कुछ तो अर्जित हो जाएगा। तो ये परिभाषा किसकी है? वैलेंटाइन की परिभाषा है ये। और रेक्स रोक की क्या परिभाषा है? वो कहता है व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का संकलन है, मान्य और अमान्य गुणों का संकलन। जो चीज अमान्य होती है समाज उस पर रोक लगा देता है, जो चीज अमान्य होती है समाज उस पर रोक लगा देता है। मेरे बच्चों तो याद हो जाएगा कि जब भाई आ जाए जन्मजात और अर्जित, हाँ हंसी आवे है तो वैलेंटाइन डे पे तो अर्जित तो होता है, कोई चॉकलेट, कोई टॉफी, कोई खान पीन की चीज है। तो अर्जित कब होता है? वैलेंटाइन को याद कर लो। और मान्य और अमान्य पूछ ले तो अमान्य को समाज क्या लगा देता है? रोक लगा देता है। तो बहुत बढ़िया आप उत्तर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा। हाँ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर नीलम जी, बहुत धन्यवाद। अपने साथियों को, अपने भाई बहनों को सबको जोड़ें ताकि सबको पता लगे। हाँ रानीवाड़ा जालोर से दिनेश जी, हाँ प्रणाम जी प्रणाम। अमान्य अमान्य आगे भी रेक्स रोक, जो अमान्य है उस पर समाज रोक लगा देता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एरिक्सन की मनोसामाजिक सिद्धांत। तो एक तो याद कर लो एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया? मनोसामाजिक। और मनोलैंगिक पूछे तो फ्राइड, मनोलैंगिक पूछे तो फ्राइड, याद कर लेना। एरिक्सन की मनोसामाजिक सिद्धांत की अवस्था में सुमेलित नहीं है, नहीं है वो बताना है, फटाफट देखते रहो। नाइस क्लास जी, हाँ तो बहुत धन्यवाद आपका जी, हाँ बहुत धन्यवाद। हाँ डंडे भी पड़ते हैं, सही बात है। तो सियाना बन के रहियो बेटा ब्रो, भाई अपने को नौकरी लगना है, पुलिस वेरिफिकेशन खराब ना कर लियो। एरिक्सन की मनोसामाजिक अवस्था में सुमेलित नहीं है। विश्वास बनाम अविश्वास, ये पहली स्टेज है, ये पहली स्टेज है एरिक्सन के अनुसार। एरिक्सन ने कुल 8 अवस्थाएं बताई थी मनोसामाजिक सिद्धांत में, जीवन की कुल 8 अवस्थाएं बताई थी। विश्वास बनाम अविश्वास शैशवावस्था से जुड़ा है, सही है बिल्कुल। जीवन का प्रथम वर्ष, जीवन का प्रथम वर्ष पहली अवस्था। स्वशासन बनाम लज्जा, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो इसको कहते हैं जीवन का दूसरा तीसरा वर्ष, जीवन का दूसरा तीसरा वर्ष। पहल बनाम अपराध बोध, खेल अवस्था, इसको कहते हैं जीवन का चौथा पांचवां वर्ष, जीवन का चौथा पांचवां वर्ष। और परिश्रम बनाम हीन भावना, तो ये भाई परिश्रम बनाम हीन भावना किशोरावस्था में नहीं होती, ये होती है भाई बाल्यावस्था में। और कब से कब तक होती है? 6 से 12 वर्ष, परिश्रम बनाम हीन भावना। और आपको ध्यान होगा इसके बाद 5वीं अवस्था कौन सी? पहचान बनाम पहचान का संकट, पहचान बनाम पहचान का संकट। और ये कब होती है भाई? किशोरावस्था, 13 से 19 वर्ष किशोरावस्था में। फिर आपकी उम्र आ गई युवावस्था, इसको कहते हैं घनिष्ठता बनाम पृथकता, घनिष्ठता बनाम पृथकता। ये कब होती है भाई? ये होती है लगभग 20 साल से लेकर और 35 आपकी उम्र में। और फिर होती है 7वीं स्टेज जिसको कहते हैं उत्पादन बनाम अवरोध, उत्पादन बनाम अवरोध। ये होती है भाई 36 से लेकर लगभग 60, कई किताबें 65 भी बताती हैं, 55 भी बताती हैं। और अंतिम अवस्था होती है जिसको कहते हैं सत्यनिष्ठा बनाम निराशा, सत्यनिष्ठा बनाम निराशा। और ये कब होती है भाई? 60 से या 55 से मृत्यु तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने क्वेश्चन है, हाँ उदाहरण गजब तरीके। देखो उदाहरण ही याद रहेंगे, साइको अप्लाइड है और अप्लाइड में उदाहरण ही ज़्यादा याद रहेंगे। तो अपने साथियों को भी शेयर करें और साथी और जुड़ें भाई, लाइक शेयर बढ़ाएं, सब्सक्राइबर बढ़ाएं। तो इसका उत्तर क्या होगा भाई? परिश्रम बनाम हीन भावना कब होती है? बाल्यावस्था में होती है, किशोरावस्था में नहीं होती। वीरेंद्र जी सी बता रहे हो, नहीं सी नहीं है, खेल अवस्था ही बोलते हैं इसको। ये भी एक प्रश्न कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर खेल अवस्था और ये क्या होती है? देखो 3 चीज़ है, एक तो होता है अकेले खेलना, एक तो है अकेले खेलना। अकेले कब खेलते हैं बच्चे? ये लगभग 2 वर्ष तक, इनको किसी साथी की जरूरत नहीं होती। एक होता है प्रश्न खिलौनों से खेलना, खिलौनों से खेलना। तो खिलौनों से कब खेलते हैं? तो ये याद कर लो भी 3रे वर्ष से लगभग 5-6 वर्ष तक खेल लेते हैं। और एक होता है खेल की आयु, खेल खेलना। तो खेल में दोनों चीज़ आ जाती हैं, खेल में खिलौने भी आ जाते हैं और खेल में बिना खिलौनों के खेल भी आ जाते हैं।
जरूरी नहीं है कि हम खिलौनों से खेलें। खेल अवस्था सीधा आ जाए तो फिर पूरी बाल्यावस्था भी कई जगह लिखा आता है। सर मेरी तो मैं श्लोक की अंतिम अवस्था है ममता जी। हाँ तो अंतिम अवस्था तो बहुत शानदार है, उसकी स्वयं सिद्धि, आत्म सिद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों को जोड़ते रहें, लाइक शेयर बढ़ाते रहें। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन। राम राम ताऊ जी लेट हो गया, तो रमेश तू लेट हो गया तो देख लाइव भी कम हो गया, तो लाइव लेकर आओ, साथियों को जोड़ो मेरे प्यारे बच्चों, गुरु जी का हौसला बढ़ाओ। बगनासा कुंठा, एक प्रश्न कुंठा का, फ्रस्ट्रेशन, बगनासा कुंठा, मजा आएगा, जुड़े रहें साथ में। इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट है कि स्थिति में निम्न में से कौन सा व्यवहार व्यक्ति नहीं करता। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे रही हूँ। हाँ पेपर तो देना चाहिए बेटा, चाहे फर्स्ट ईयर वाले है चाहे सेकंड ईयर पेपर जरूर दो। हाँ बुक को नाम बताओ, एरिक्सन की, ये याद नहीं बेटा, देख के बतानी पड़ेगी। तो देखें, बगनासा कुंठा की स्थिति में कौन सा व्यवहार व्यक्ति नहीं करता फ्रस्ट्रेशन में? एकांतवासी हो जाता है, रोगग्रस्त होने की बातें करता है, आक्रमणकारी व्यवहार करता है, संतुलित व्यवहार करता है। तो उत्तर दीजिए। लगभग बच्चों के उत्तर आ रहे हैं बिल्कुल। देखो एक इसमें जो डी नहीं है, संतुलित नहीं होता कभी भी आदमी। याद करो, जब फ्रस्ट्रेशन में होगा, जब आपको कोई आवश्यकता है, जब कोई इच्छा है, जब कोई आपका लक्ष्य है, जब कोई आपकी कोई ज़रूरत है, कोई आकांक्षा है, कोई आपकी कोई आशा है, और आपको अपनी आवश्यकता में, लक्ष्य में, इच्छा में, आकांक्षा के मार्ग में क्या आ गई? बाधा आ गई। बाधा आएगी तो दो बातें होंगी, एक तो तनाव, टेंशन, और एक कुंठा, यहाँ बगनासा होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा। और इसके फलस्वरूप आपका व्यवहार समायोजित होगा या कुसमायोजित होगा। तो आपका व्यवहार कैसा होगा? कुसमायोजित व्यवहार होगा, बढ़िया व्यवहार नहीं होगा भाई। ये बात है। एकांतवासी हो जाना, आपने देखा होगा कई बार बच्चे क्या कि फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि हीरो हीरोइन का झगड़ा हो गया, और झगड़े के बाद जो है वो हीरोइन खुद को कमरे में बंद कर लेती है, हीरो दरवाजा खटखटाता है, कामिनी दरवाजा खोलो, कामिनी दरवाजा खोलो, और हीरोइन आगे से अंदर से क्या बोलती है कि मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। तो इस प्रकार से एकांतवासी होना, तो यानी वो एकांतवासी होना एक फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। रोगग्रस्त होने की बातें करना, लड़के लोग ब्रेकअप वगैरह हो जाते हैं तो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, राम राम जी बाड़मेर से, दिवराला से राम राम जी, दाढ़ी बढ़ा ली, टेंशन ले ली, अपने आप को जो है मतलब रोगी समझने लग गए कि मैं तो बीमार हो गया, मैं तो ये हो गया, मैं तो जिंदगी थोड़ी रह गई। तो ऐसे लगता है लेकिन होता नहीं है। और आक्रमणकारी, कई लोग थोड़े से गुस्सैल होते हैं और वो आक्रमणकारी व्यवहार करने का मतलब लड़ाई झगड़ा करना। जैसे कोई मेरे वर्ग को गयो कह रहे रामकारिया तू आजकल दिखा कौन नहीं, क्या बात है, नाराजगी है कि कोई, तो आगे से आक्रमणकारी व्यवहार का परिणाम मृत्यु होता है। तेरे वर्गा ही तो है जिका दोस्ती के नाम पर खराब करे। तो इस प्रकार से गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब करते हैं। और एक इसमें और होता है जी चौथा, जिसको कहते हैं आत्मसमर्पण कर देना। आत्मसमर्पण, ये प्रश्न आया हुआ है पेपर में, आत्मसमर्पण कर देना। तो कई बार क्या होता है कि कुछ बेचारे थोड़े ढीले ढाले से लोग होते हैं, अपने दोस्तों के सामने रोने लग गए कि बस मैं तो मर गया, जिंदगी खत्म हो गई। तो इस प्रकार आत्मसमर्पण भी कर देते हैं। तो याद कर लोगे भाई, जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो संतुलित नहीं होता व्यक्ति। कैसा होता है भाई? असंतुलित होता है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आनंद लीजिए, अपने आप का मूल्यांकन कीजिए, प्रश्नों के साथ साथ उत्तर जोड़ते रहिए कि मेरे कितने सही हो गए। और अगला प्रश्न आपके सामने वातावरण के ऊपर, वातावरण के प्रभाव का सही उदाहरण है पूछा है, नहीं पूछा, ये गलती है इसमें, इसको नहीं है। वातावरण के प्रभाव का सही उदाहरण नहीं है। बच्चों ध्यान देना। हाँ आनंद ले लिया, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। हाँ थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। देखो, वातावरण के प्रभाव का सही उदाहरण नहीं है। एवरोन का जंगली भेड़िया बालक, अमाला कमाला लड़कियां, गुआ, चिंपैंजी और डॉक्टर कैलोग के प्रयोग, और मटर के पौधों का लंबा और बौनापन का प्रयोग, इनमें से नहीं है बताना भाई। नहीं है, नहीं है उत्तर देना है। हाँ क्वेश्चन, हाँ ये पूछ रहा है जी, ये पूछ रहा है कि ये प्रयोग हुए थे। दो बातें इसमें क्वेश्चन में कि एक तो वंशानुक्रम और एक वातावरण। तो अलग अलग थिंकर हैं, वो कहते हैं कि हमारे विकास पर, हमारे शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है? वंशानुक्रम का भी पड़ता है, वातावरण का भी पड़ता है। तो ये कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे एक एवरोन का जंगली भेड़िया बालक,
एक कहते हैं कि कोई रामू भेड़िया के नाम से अपनी किताबों में लिखा आता है, 17 वर्ष का लड़का था। ये शुरू में छोटे होते जंगल में खो गया था, जंगल में खो गया था जी शुरू में ही। और जब ये जंगल से मिला ना वैज्ञानिकों को, विद्वानों को, तो उस टाइम मतलब ये अपने पैरों, हाथों को भी पैरों की तरह चलाता था, नग्न अवस्था में मिला था और खूंखार था, इसको आदमियों की भाषा बोलनी नहीं आती थी। तो ये भेड़िया बालक था तो इंसान का बच्चा, लेकिन भेड़ियों जैसा हो गया। तो ये किसका असर पड़ा जी उसके ऊपर? वातावरण का। था इंसान का बच्चा। अमाला और कमाला ये 2 लड़कियां थी। कहते हैं कि एक की उम्र 7 वर्ष थी, एक की 9 वर्ष थी। ये भी जंगल में खो गई थी बचपन में, और जब मिली तो इनकी भी हालत यही थी। ये भी इसी प्रकार से इनकी हालत खराब थी, जैसे मोगली का उदाहरण आता होता है। तो ये भी क्या कि थी इंसान की बच्चियां और जंगल में रही, तो ये जंगली हो गई। इनको रिहेबिटेशन सेंटर में रखा जाता है। रिहेबिटेशन सेंटर होते हैं ना, जहाँ पे इनको ठीक करते हैं। और गुआ चिंपैंजी का उदाहरण थोड़ा उल्टा है, ये भी वातावरण का ही है। एक डॉक्टर कैलोग थे। डॉक्टर कैलोग ने अपने बच्चे के साथ एक चिंपैंजी बच्चे को रखा, एक चिंपैंजी बच्चे को रखा। और कहते कि 1 वर्ष बाद वो जो चिंपैंजी बच्चा था वो 50 शब्द मानवीय भाषा के बोलना सीख गया, इंसानी भाषा बोलना सीख गया। जैसे तोता रखते हैं तो तोता इंसानी शब्द बोलने लग जाता है, मानवीय शब्द बोलने लग जाता है। और पीछे बच गया जी मटर के पौधों का प्रयोग। और आप सभी जानते हो ये मेंडल का प्रयोग है। और मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो वातावरण पे नहीं किए थे। किस पे किए थे? अनुवांशिकी पे, यानी किस पे किए थे? ये वंशानुक्रम पे किए थे। तो ये प्रश्न था कि निम्न में से वातावरण का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही है जी सभी का। वीरेंद्र जी, कविता जी, सबका सही है उत्तर। बहुत ही बढ़िया। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, नमस्कार। साथियों को जोड़ें, लाइक शेयर बढ़ाएं। अपनी क्लास में लगभग मेरी क्लास जब तक कंप्लीट होती है 1001 लाइक हो जाते, तो अभी देखो अभी 600 सवा 600 ही हुए हैं और अभी 13-14 क्वेश्चन है। आप अपने साथियों को ग्रुपों में जोड़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाया हूं मैं। अगला प्रश्न देखें भाई। राजेश नाम का युवक मोहिनी का प्यार पाने में सफल न हो सका। अब वह सबसे कहता है कि मोहिनी इतनी सुंदर तो नहीं थी, बस एटीट्यूड दिखाती है। तो ये रक्षा युक्ति है, रक्षा कवच है। 2 तरह की रक्षा युक्तियां होती हैं। भग्नाशा दुश्चिंता के बारे में आगे बता दूंगा रोहतास जी टॉपिक के बीच में, फिर दुश्चिंता पढ़ाने में देर लगेगी। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम सबको। बांसवाड़ा से प्रणाम आपको, शंकर जी, योगेंद्र जी नारायण नगर से प्रणाम। तो मेरे साथियों, हाँ वीरेंद्र मेघवाल जी, खूब आपने तो बंदर नचवा दिए हैं। हाँ, तो देखें प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आजकल एक आधा जरूर पूछते हैं, एक आधा इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। भाई, राजेश नाम का युवक मोहिनी का प्यार पाने में सफल नहीं हो सका। अब वो सबसे कहता है कि मोहिनी इतनी सुंदर तो नहीं है, बस एटीट्यूड दिखाती है। हाँ, उत्तर आ रहे हैं, कोई डी दे रहा है, कुछ काफ़ी बच्चे डी उत्तर दे रहे हैं। तो देखते हैं भाई। दमन के बारे में सभी जानते ही हो। दमन का मतलब तो क्या है कि समाज के दबाव से या समाज के भय से या समाज की शर्म से किसी बात को मन में दबा ली, किसी बात को मन में दबा ली। शमन क्या है? याद कर लो, जो हुआ सो हुआ। कई बार हम छोड़ देते जो हुआ सो हुआ, कि किसी से बहसबाजी हो गई, टेंशन हुई, फिर सोचा कि छोड़ो जाने दो यार, ये सब तो चलता ही रहता है। तो जो हुआ सो हुआ। रेचन में क्या होता है कि समाज कभी कभी अवसर दे देता है, समाज कभी कभी अवसर दे देता है। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि भाई डांस नहीं आता, तो ऐसे में क्या है कि भाई हम लोग क्या कि कभी कोई अवसर मिला और हम वहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ किसी को आता है और उसको डांस करने से उसके ससुराल वाले रोक रहे हैं, तो रेचन का मतलब कभी सास ससुर ने कह दिया कि आज डांस कर लो, त्योहार है, तो ये रेचन है। और औचित्य स्थापन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट युक्ति है, औचित्य स्थापन। इसका उत्तर आपका सही है मेरे बच्चों, बिल्कुल। औचित्य स्थापन को समझेंगे। औचित्य स्थापन में 2 बातें याद कर लो। एक तो अंगूर खट्टे और एक नींबू मीठे। मैंने पहले भी एक दिन बताया था। अंगूर मीठे होते हैं लेकिन खट्टे कह रहा है, और नींबू खट्टे होते हैं उनको मीठे कह रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो राजेश है उसको मोहिनी का प्यार नहीं मिला। अब वो कहता कि मोहिनी सुंदर तो नहीं है, बस एटीट्यूड दिखाती है। तो वो उसने अंगूरों को क्या कर दिया? खट्टे कर दिया। कहने का मतलब ये है कि उसकी कमी निकाल के खुद को तसल्ली दे रहा है जी, उसकी कमी निकाल दी। आज की क्लास जबरदस्त है, सारे टॉपिक है ना जी कृतिका जी,
इसलिए भी जबरदस्त है कि हर टॉपिक है इसके अंदर, सारे टॉपिकों के 2-2 4-4 क्वेश्चन है इसमें। बाड़मेर से प्रणाम, कृष्ण जी प्रणाम आपको। तो साथियों लाइक शेयर बढ़ाएं, लाइव बढ़ाएं और साथी जुड़ जाएं। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कई उदाहरण आते होते हैं, जैसे इसमें एक उदाहरण आता है कि मान लो मैंने मकान खरीदना है, मैंने मकान खरीदना है और मैंने डीलर को कहा कि बढ़िया सा मकान दिखा, डीलर को कहा, और डीलर ने कोई मान लीजिए को बहुत ही महंगा मकान दिखा दिया। तो अब मेरे पास औचित्य स्थापन क्या है कि मैं यहाँ तो उसको ये कह दूँ कि मकान तो अच्छा है जी, लेकिन मेरे को इतना बड़ा मकान नहीं चाहिए, मेरा तो छोटा परिवार है। तो मैंने नींबू मीठे कर दिए। और अगर मैं कहूँ कि ये कोई मकान है यार, ये कोई मेरे लायक रहने लायक मकान है, क्या कोई ढंग का दिखाना चाहिए, तो मैंने अंगूरों को क्या कर दिया, खट्टा कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट युक्ति है बच्चों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, सबका उत्तर सही है। बहुत ही लाजवाब पढ़ा रहे हो जी, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथी लोग और जुड़े, मजा आए क्लास में। हरीश, परीक्षा के नाम से आप में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे भाई, तो ऐसा मत कर लेना कभी भी, हौसले से पेपर देना है। हरीश, परीक्षा के नाम से इतना बहका था कि परीक्षा देने ही नहीं गया, ऐसी गलती नहीं करनी। हाँ ऐसी गलती नहीं करनी। हाँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ देखा जी, मिलाल जी थारकानी भी देख लियो। लगातार स्क्रीन पे कई बार नहीं देख पाते, और जब देखता हूँ तो कई बार कमेंट चले जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल सबको, हाँ मेवाड़ की धरती से जगदीश जी प्रणाम आपको, नमस्कार जी, राम राम। बिल्कुल अमिलाल जी आपको भी राम राम। तो देखें साथियों, हरीश परीक्षा के नाम से इतना बहका था कि परीक्षा देने ही नहीं गया। तो उत्तर दीजिए। अब देखो मिले जुले उत्तर आ रहे हैं, सी बी ए सी सब मिले जुले उत्तर दे रहे हैं। सुनील जी बाम्बू ए उत्तर दे रहा है, ए उत्तर काफी बच्चों के आ रहे हैं, समझेंगे। विनिर्वर्तन व्यवहार, विनिर्वर्तन व्यवहार, प्रत्याहार। तो ये क्या होता है कि जिस स्थिति से हम डरते हैं, तो कई बार उस स्थिति से इतना डर जाते हैं कि हम उस स्थिति को छोड़ देते हैं भाई, हम उस स्थिति से भागने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत ही खराब चीज है, जिस चीज से हम डरते हैं उससे भागो मत, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। विनिर्वर्तन, इसके कई उदाहरण आ जाते हैं। जैसे मैं अपना खुद का बताऊं कि मेरे को डांस नहीं आता, मुझे डांस नहीं आता। अब मेरे को डांस नहीं आता तो मैं कोई रिश्तेदारी में जाता हूँ ना, तो जहाँ पे वो डीजे लगी होती स्टेज, उससे दूर ही रहता हूँ। अजमेर से प्रणाम जी, नमस्कार। दूर ही रहता हूँ। और तो और कोई मेरे कोई यार दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई साले वगैरह कोई और मेरे को देख ले तो मैं मोबाइल निकाल लेता हूँ और फ़ोन पे बातें लग जाता हूँ, ऐसे झूठी सच्ची। सादुल शहर से किरणा जी प्रणाम, नमस्कार। तो मैं झूठी सच्ची बातें करने लग जाता हूँ कि भाई वो 2-1 मिनट इंतजार करता है, अगला चला जाता है। तो जिस स्थिति से हम डरते हैं उससे दूर जाने की कोशिश करें तो उसको क्या कहते हैं, विनिर्वर्तन। आक्रामकता भी पूछ लेते हैं कई बार। 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रत्यक्ष आक्रामकता और एक अप्रत्यक्ष आक्रामकता, ये भी याद कर लो। प्रत्यक्ष आक्रामकता में तो कई बार हम हाथापाई या सामने गाली गलौज करना, सामने गाली गलौज करना, ये सब करते हैं, तो ये प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि हम सामने कुछ नहीं कहते, सामने गुस्सा नहीं निकालते, किसी अन्य माध्यम से अपना गुस्सैल व्यवहार दिखाते हैं, तो ये होती है अप्रत्यक्ष आक्रामकता होती है। हाँ बस आ रहा है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। खंडन व्यवहार, कईयों को नहीं पता होता, सबके लिए है ना क्लास, कई आप में से बच्चों का पढ़ा हुआ है, कईयों का नहीं पढ़ा। खंडन का मतलब स्वीकार न करना, बात को स्वीकार ही मत करो, स्वीकार न करना। मन कोई क्या गुरुजी थे पतला हो, कमजोर हो रहा हो थोड़ा सा, तो मैं हाँ होता है मनीष जी, आपके लिए थोड़ी अकेलों के लिए क्लास, सबके लिए है, टेंशन मत लो, सबके लिए क्लास, सबको फायदा होना चाहिए। खंडन का मतलब स्वीकार न करो, तो स्वीकार मत करो कि कौन कहता है भी ऐसा है। तो आगे चलते हैं। वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जन्म से ही नहीं, वरन उससे भी 9 माह पहले हम में मौजूद थी। तो इसमें 2 हिंट है, देखो भाई जन्म से ही नहीं, वंशानुक्रम जन्म से नहीं होता, उससे भी 9 महीने पहले, यानी गर्भधारण से होता है। वंशानुक्रम कब से होता है, गर्भधारण से होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस नहीं करें। नाइस क्लास, धन्यवाद रुस्तम जी। सर ऐसे एक्सप्लेन करके पढ़ाओ, बिल्कुल मैं वही तो कह रहा हूँ, सभी तरह के बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं करें। 2 मिनट आपको फालतू लगेंगी तो डेटा नहीं उड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, तो ध्यान करो, इसमें उत्तर देने की कोशिश करो भी। हाँ ए उत्तर आने लग गए, बी आने लग गए, उत्तर आ रहे हैं मेरे बच्चों के। वुडवर्थ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। देखो वुडवर्थ लिख के देखो, वुडवर्थ, तो वुडवर्थ में एक शब्द आ रहा है जन्म से ही नहीं,
तो अभी अभी मैंने बताया था वर्थ का क्या बना लिया, देखो वर्थ बर्थ, बर्थ तो मैंने जन्म, एक तो हिंट ये हो गया। और एक नौमा को याद कर लो, देखो वुड वर्थ, वुड वर्थ, एक ये रानो, एक ये रानो, एक ये रानो, ये रानो, एक ये रानो, एक उन दोनों, तो वुडवर्थ के माँ घना ही नौका है, तो याद हो जाएगा। ऐसे याद कर लो जेम्स ड्रेवर, तो जेम्स ड्रेवर कहता कि पूर्वजों से संतानों को जो भी प्राप्त होता है, संतानों को जो भी प्राप्त होता है वो सब क्या है, वंशानुक्रम है। पूर्वजों से जो प्राप्त हुआ संतानों को वो वंशानुक्रम है। और किस तरह से प्राप्त होता है, ऐसे कहते हैं पूर्वजों से संतानों में जो भी हस्तांतरित होता है, जो भी हस्तांतरित होता है, ये शब्द जरूर आएगा ड्राइवर की परिभाषा में, हस्तांतरित, हस्तांतरित। और मैं कहता होता हूँ ड्राइवर है, ड्राइवर है, और ड्राइवर का काम क्या है, इधर वाली सवारियों को इधर हस्तांतरित कर दिया, इधर वालियों को इधर कर दिया, इधर वालियों को इधर कर दिया, तो हस्तांतरण। फिर पीटरसन है, पीटरसन क्या कहता, माता पिता से बच्चों को प्राप्त विशेषताएं ही, माता पिता से बच्चों को प्राप्त विशेषताएं ही वंशानुक्रम है। माता पिता और इधर बच्चे, तो सन मैंने बेटा, पीटर को बना लो बाप, पीटन को काम तो बाप ही करे, तो पीटर का सन, पीटर का सन, पीटर को सन, पीटर से सन को जो भी प्राप्त हुआ वो वंशानुक्रम है, इंपॉर्टेंट है हस्तांतरण। तो ड्राइवर याद कर लो। मनीष जी टेंशन ना लो, आपके कारण और भी बच्चे बेचारे वो फिर परेशान होते हैं, करवा देंगे बहुत जल्दी, चिंता नहीं करें। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मनीष जी बताएं भाई, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है फेनिल केटोन्यूरिया पीकेयू के बारे में असत्य क्या है। तो मनीष जी का उत्तर मैं देखूंगा स्क्रीन पे, मनीष जी बहुत जल्दी कर रहे हैं। हाँ बस क्लास बेटा देखो 7:07 हुए हैं और क्वेश्चन है 8-9 रह गए, तो कितनी की देर लग जाएगी, 20-25 मिनट और लग जाएगी। हाँ इमिलाल जी, सर जी आप उदाहरण अच्छे देते हो, बहुत धन्यवाद। तो मनीष जी का उत्तर ढूंढ रहा हूँ स्क्रीन पे, भी इतना जल्दी कर रहे हैं तो उत्तर भी दें साथ में। आप तो मेरे बच्चे हो, मैं आपको कह सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, आपसे पूछ भी सकता हूँ भाई। तो हम बताएं पीकेयू फेनिल केटोन्यूरिया के बारे में असत्य, यह क्या मनोदुर्बलता का रोग है, या इसमें 6 से 12 महीने के अंदर ये दुर्बलता दिखती है, इसमें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का विकार होता है, इसमें कद छोटा रह जाता है, इनमें से कौन सा असत्य है। तो आप भी बताएं, बाकी मेरे प्यारे बच्चों सभी बताएं। एक एक क्वेश्चन देखो चुन चुन के आपके लिए लाए हैं, तो मेरे को पूरी उम्मीद है भी आप बेस्ट से बेस्ट। हाँ पल्लू से प्रणाम, रणजीत जी बिल्कुल प्रणाम, सभी बच्चों को प्रणाम। सभी नौजवानों हिम्मत करो, लाइक शेयर बढ़ा दो, बढ़िया से बढ़िया। आप देखो 700 कर दिया आपने लगभग, तो और बढ़ाएं भाई मेरे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। हाँ देखो अगर अच्छा लग रहा है तो वास्तव में ग्रुपों में शेयर करें और अपने और साथियों को जोड़ें। फेनिल केटोन्यूरिया पीकेयू के बारे में असत्य, तो ध्यान दो ये क्या है, ये एक मनोदुर्बलता का रोग है, ये बिल्कुल सही है। जन्म के जो कहते हैं कि जिसमें इसमें बच्चा जब जन्म लेता है तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देता है, जन्म के समय तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन 6-12वें महीना आते आते उसमें कमजोरी आने लगती है। प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, यानी वो पचना उसका वो नहीं हो पाता, और इसकी वजह से बच्चे में कहते हैं कि कंपन होती है, शरीर में कंपन होती है और पसीना बहुत आता है, पसीना ज़्यादा आता है, उसको कंपन होती है, और उसका जो पेशाब है, पेशाब के अंदर से भी प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है इसमें मेरे बच्चों। इसमें कद छोटे वाला कोई मामला नहीं है, तो इसका उत्तर क्या है, द है। बिल्कुल मनीष जी द है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, आप मेहनत करते हो, आपकी मेहनत को मेरा नमस्कार है। हाँ रोहतास कांगड़ा थे तो साइको की धुन पर टाबरा नचाओ, देखो साइको आपकी ज़िंदगी बदल देगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो आगे बढ़ते हुए एक रोग पूछते हैं, आपको ध्यान हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डी है, बिल्कुल आई थिंक डी, बिल्कुल मनीष जी, और भी बच्चों ने डी दिया, विक्रम जी, कविता जी, सारे बच्चों को बहुत बढ़िया, अपना जोड़ लगाते रहो। टर्नर सिंड्रोम क्या है, यह एक मानसिक दुर्बलता बालिकाओं में पाई जाती है, केवल बालिकाओं में, सही है तो बताना। ऐसे विकार में बुद्धि लब्धि 30-40 ही होती है, या फिर कोई कम ज़्यादा है वो बताओ। ऐसे विकार में लैंगिक अपरिपक्वता पाई जाती है। तो देखो अगर सारी बातें सही हैं या इनमें से कोई डाउट है देखें ध्यान से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ध्यान दें, टर्नर सिंड्रोम भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये केवल बालिकाओं में होने वाला रोग है, केवल बालिकाओं में होता है, ये सही है। ऐसे विकार में बुद्धि लब्धि 30-40 तक की होती है, भी बिल्कुल सही है। और ऐसे विकार में लैंगिक अपरिपक्वता होती है, भी सही है। इसके अलावा भी एक दो बातें और बता दूं, इसमें जो गर्दन है उसका आकार थोड़ा छोटा रह जाता है, गर्दन का आकार इसमें थोड़ा छोटा रह जाता है, और कद भी इसमें थोड़ा और बच्चों से छोटा रह जाता है। टर्नर सिंड्रोम भी इंपॉर्टेंट है, वे बहुत इंपॉर्टेंट। झालावाड़ से, हाँ बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार मेरे साथियों। और लाइक शेयर बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं ग्रुप को, लाइव भी और आए साथी, शेयर कर दीजिए। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, सबका डी है, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। XYY क्रोमोसोम का संबंध है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ये आपके हर एक टॉपिक में से हम लेके आ रहे हैं, हर एक टॉपिक में से। हाँ बिल्कुल, हाँ सादर धन्यवाद, हाँ बिल्कुल जी। जोधपुर मारवाड़ से प्रणाम, हाँ बिल्कुल राजेंद्र जी प्रणाम आपको भी। हाय सर रामनारायण जी, तो जुड़े रहें और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, XYY क्रोमोसोम, ये थोड़ा सा समझो। क्रोमोसोम डिसऑर्डर होते हैं जी, क्रोमोसोम डिसऑर्डर। क्रोमोसोम डिसऑर्डर क्या है कि गर्भधारण के दौरान ये विकार आते हैं, गर्भधारण के कुछ विकार होते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दो तरह के इसमें डिसऑर्डर, एक तो एक्स का बढ़ना, एक्स का बढ़ना, और एक वाई का बढ़ना, वाई का बढ़ना। जैसे आपको ध्यान है, एक्स एक्स हो तो लड़की पैदा होती है, और एक्स वाई हो तो लड़का पैदा होता है, सबको ध्यान है। हाँ, और इसमें क्या कि जैसे कई बार एक एक्स बढ़ गया, एक एक्स बढ़ गया, तो उसकी वजह से कुछ होगी तो लड़की, होगी तो लड़की, लेकिन उसके लक्षण जो हैं वो लड़के जैसे लक्षण होंगे। आजकल एक वो शब्द भी यूज करते हैं, ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर। तो कुछ लक्षण जो है लड़की के और कुछ लड़के के मिले जुले। और अगर एक वाई बढ़ जाए यानी XYY, तो इसमें बाल अपचारी बच्चे पैदा होते हैं। यानी आपको ध्यान हो, बाल अपचारी, इसका विज्ञान का जनक कौन था? सीजर लोम्ब्रोसो, सीजर लोम्ब्रोसो। और सीजर लोम्ब्रोसो ने कहा था कि अपराधी बनाए नहीं जाते, अपराधी जन्मजात होते हैं। तो कई लोग इसको नहीं मानते, कई लोग इसको नहीं मानते, लेकिन अपराधी बनाए नहीं जाते, अपराधी जन्मजात होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो सभी बच्चों ने, बहुत सारों ने मंदबुद्धि उत्तर दे दिया है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? बाल अपचारी। बाल अपचारी XYY क्रोमोसोम है, ये एक प्रकार का क्रोमोसोम सिंड्रोम है। बीकानेर से पगा लागू चटक मटक के राजू जाट जी, चटक मटक के प्रणाम थाने। और बहुत बढ़िया चल रहे हो आप, बहुत मजा आ रहा है अपनी क्लास में। आगे चलते हैं। निम्न में से प्याजे द्वारा दी गई अवधारणा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन ये बताने की कोशिश करो भाई, बताने की कोशिश करो कि प्याजे ने इनमें से अवधारणा कौन सी नहीं दी। क्या समावेशीकरण दिया था, समायोजन दिया था, संतुलनीकरण दिया था, प्रतिगमन दिया था? इनमें से कौन सा नहीं दिया, ये बताना भाई, इनमें से कौन सा नहीं दिया। हाँ सुनील जी, मेरा सही है, बिल्कुल आपका सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसका उत्तर दीजिए, इसका उत्तर दीजिए। हाँ, क्लाइनफेल्ट सिंड्रोम। हाँ, सिंड्रोम बहुत है, मैं रेगुलर क्लास में आपको सारे सिंड्रोम कराऊंगा, बहुत सारे सिंड्रोम है। तो देखें, समावेशीकरण का एक उदाहरण ले लो आप, बड़ा सिंपल है। इसमें इतना याद कर लो कि विद्यमान योजना में, विद्यमान योजना में नया जोड़ना, नया जोड़ना। अपने कहते हैं ना कि भाई ये कोई चीज़ है और पहले से इतनी है ये, इसमें ये चीज़ है कि एक और चीज़ को समावेशित कर लो, एक और चीज़ को समावेशित कर लो, जोड़ लो। तो विद्यमान योजना में एक और चीज़ जुड़ गई, अब बाहर से कुछ और मिला और जुड़ गया। तो समावेशीकरण का एक उदाहरण आता होता है ना, कि जैसे मान लो बच्चे ने घोड़ा देखा हुआ है, बच्चे ने घोड़ा देखा हुआ है पहले से, और अब उसने मान लीजिए ऊंट देखा। बच्चे ने घोड़ा तो देखा हुआ है, अब उसने ऊंट देखा, तो ऊंट को वो क्या कह देगा? घोड़ा कह देगा कि ये तो घोड़ा है। तो इस प्रकार से हाँ हाँ बिल्कुल, प्रतिगमन, प्रतिगमन एक रक्षा युक्ति है जी हर लोग की, अलग चीज है ये। अच्छा, समायोजन क्या है? समायोजन में क्या होता है, थोड़ा सा इसमें और जोड़ना है। समायोजन का मतलब होता है कुछ परिवर्तन करना, कुछ परिवर्तन करना, कुछ चेंज करना। जैसे इसका एक एग्जांपल ऐसे समझ लो
कि बच्चे ने घोड़ा तो देखा हुआ है, अभी बात कर रहे थे हम कि घोड़ा तो देखा हुआ है पहले से, जब उसने ऊंट देखा तो बच्चा कहता है ये तो कुब्बड़ वाला घोड़ा है, ये तो कुब्बड़ वाला घोड़ा है। तो इसका मतलब उसने कुछ जोड़ा उसके अंदर, तो जोड़ लिया, कुछ नया जोड़ के परिवर्तन किया, तो वो क्या कहलाएगा? समायोजन। चेंज कर दिया तो समायोजन। फिर है संतुलनीकरण। संतुलनीकरण क्या होता है? इसमें दोनों चीज आ जाती हैं, इसमें समावेश भी आ जाएगा प्लस इसके अंदर जो है समायोजन भी आ जाएगा। समावेश और समायोजन दोनों आ जाएंगे। अब बच्चा सही को सही कहेगा, सही को सही कहेगा, अर्थात घोड़े को घोड़ा कहेगा और ऊंट को ऊंट कहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कठिन प्रश्न आता है तो कुछ साथी लाइव कम कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। देखो प्रश्न तो हर तरह के आएंगे पेपर में, आसान और एंजॉय करने वाले प्रश्न अकेले नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। तो डी नहीं है, बिल्कुल सबका सही है। फलोदी से हाँ नमस्कार जी, सबका सही है। आगे चलते हैं। रॉबर्ट गैने द्वारा अष्टांग अधिगम में कौन सा प्रकार नहीं बताया गया? रॉबर्ट गैने, ये भी इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट गैने। तो सारा कुछ नहीं इसमें मैं बता रहा, आपको सिर्फ महत्वपूर्ण बात बतानी है कि रॉबर्ट गैने ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अष्टांग अधिगम। और उसमें उसने एक बड़ा सिंपल तरीके से आप याद कर लो, 8 प्रकार बताए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार। तो इनको थोड़ा सा ध्यान कर लो। सबसे नीचे उसने कहा संकेत, सिर्फ संकेतों से पढ़ाया जाए, सिर्फ संकेतों से पढ़ाया जाए तो लर्निंग इतनी होगी। अगर वो कहता कि उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा पढ़ाया जाए, जैसे थॉर्नडाइक वगैरह ने बताया था उद्दीपक अनुक्रिया, तो लर्निंग थोड़ी बढ़ जाएगी। वो कहता अगर श्रृंखला से पढ़ाया जाए, जैसे श्रृंखला से गुथरी ने पढ़ाया था, गुथरी ने, तो थोड़ी और लर्निंग बढ़ जाएगी। इसी प्रकार अगर वो कहता कि शब्द शास्त्र द्वारा पढ़ाया जाए, शब्दों द्वारा, तो लर्निंग और बढ़ जाएगी। इसी प्रकार वो कहता कि बहुविभेद, जैसे बहुविभेद का मतलब मापन पढ़ा दिया, फिर मूल्यांकन पढ़ा दिया, फिर उन दोनों में तुलना करा दी, तो लर्निंग और बढ़ जाएगी। फिर आगे कहता कि अगर प्रत्यय कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया जाए किसी चीज़ का, अच्छी तरह कॉन्सेप्ट, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाए तो लर्निंग और बढ़ जाएगी। इसी प्रकार वो कहता अगर नियम बता दिए जाएँ, जैसे गणित में नियम होते हैं, विज्ञान में नियम होते हैं, नियम समझा दिए जाएँ तो लर्निंग और बढ़ जाएगी। और अगर समस्या समाधान, जो सुल्तान चिंपे जी वाला प्रयोग है, स से समस्या, स से समाधान, स से सुल्तान, तो स से सूझ, यानी बच्चों को समस्या दे दो और बच्चों को कहो इसका समाधान खुद करो, उससे बेस्ट लर्निंग हो नहीं सकती। जैसे गुरुजी तकड़ा होके थे, हाँ बिल्कुल तकड़ा, आप लोग तकड़े रहो। सर्वोत्तम समस्या समाधान, तो पेपर में ऐसे पूछते होते हैं कि सबसे कम लर्निंग संकेतों से और सर्वाधिक लर्निंग जब जीवन में समस्या आए और आप स्वयं उसका समाधान करें चुटकी में। हाँ तकड़ा, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सबका सहयोग है और सब बढ़िया चल रहा है। तो इसमें कह रहे कौन सा नहीं है? संकेत है, शब्द शास्त्रीय है, बहुविभेदीय है, लेकिन क्षेत्र अधिगम तो कोर्ट लेविन ने दिया था, कोर्ट लेविन ने दिया था क्षेत्र अधिगम। तो बहुत बढ़िया आप लोग उत्तर दे रहे हैं। गुलगुला खा लो, बड़ा गुलगुला खाओ भी, मैं बड़ो पढ़ा के थारकानी। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, अनुकूलित अनुक्रिया, 10-15 मिनट। अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत निर्माण ही, अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत निर्माण ही अधिगम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर दीजिए साथियों और लाइक करते रहिए, लाइक करके हौसला बढ़ाते रहिए। एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो एक है गिलफोर्ड, तो याद कराऊं था ने, गिलफोर्ड कहता है व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो इधर हमारे क्या कि गिल सरदारों को की जात है गिल, और गिल ज़्यादातर अपने सरदार किसान होते हैं और उनके पास फोर्ड ट्रैक्टर। तो याद करो कि जब गिल जो है उसके पास फोर्ड ट्रैक्टर नहीं था तो उसका व्यवहार और था। जब से गिल फोर्ड ले आया, जब से गिल क्या ले आया? फोर्ड ट्रैक्टर ले आया, तो उसके व्यवहार में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। जब से गिल क्या ले आया? फोर्ड ट्रैक्टर ले आया, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। फिर स्किनर, स्किनर कहता है व्यवहार के अर्जन में, व्यवहार के अर्जन में उत्तरोत्तर प्रगति, व्यवहार के अर्जन में उत्तरोत्तर प्रगति ही अधिगम है। उत्तरोत्तर, तो मैं कहता होता हूँ स्किनर उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर स्किनर, स्किनर उत्तरोत्तर, तो याद हो जाएगा आपको। पीछे कौन बच गया? पावलोव। और पावलोव के सिद्धांत का नाम ही क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया।
तो सबका सही है जी, बिल्कुल पावलो सही है सभी बच्चों का, बहुत बढ़िया आप लोग उत्तर दे रहे हैं। और अभी तक अपने साइको के 26 क्वेश्चन मैंने हल करवा दिए, तो अपना मूल्यांकन भी करते रहो कि 26 में से आपके कितने सही हैं। 26 में से मेरे ख्याल से आपके कोई 2-3 का हो सकता है कोई, बाकी लगभग सभी बच्चों के 20 से ऊपर सही होने की उम्मीद है। और लाइक शेयर करते रहें और लाइक भी बढ़ाएं भाई, 758 हो गए और 4 क्वेश्चन और हैं और इम्पोर्टेंट एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। अब्राहम मैस्लो मानवतावाद का जनक था, मानवतावाद का जनक अब्राहम मैस्लो, इनमें से कौन सी आवश्यकता उसने नहीं बताई। तो आप उत्तर देते रहिए, देखते रहिए। मैं आपको थोड़ा सा इसका आवश्यकता अनुक्रम बता रहा हूँ। इसका पिरामिड है आवश्यकता अनुक्रम का 1 2 3 4 5। ये जो 3 1 2 3 है, 1 2 3, इनको कौन सी आवश्यकताएं कहते हैं? इनको कहते हैं अभाव आवश्यकताएं, अभाव आवश्यकताएं, जो मर जाएंगे। तीसरी है स्नेह, अगर माता का स्नेह नहीं मिला तो मर जाएंगे। तो इस प्रकार से स्नेह बड़ी महत्वपूर्ण, ये 3 तो है अभाव आवश्यकताएं। चौथी आवश्यकता है जिसको कहते हैं उपलब्धि, और 5वीं आवश्यकता है जिसको कहते हैं आत्म सिद्धि, आत्म सिद्धि या स्व सिद्धि। तो ये जो 2 आवश्यकताएं इनको कहते हैं स्वाभाविक आवश्यकताएं, स्वाभाविक आवश्यकताएं। अब आप लोग हो जैसे, तो आप लोग क्या कर रहे हो? आत्म सिद्धि कर रहे हो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से मैस्लो ने सामाजिक कौशल की आवश्यकता नहीं बताई। डी उत्तर सबका सही है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। आरटी 2009 की किस धारा में बालक की प्रवेश परीक्षा व प्रवेश फीस लेने का प्रावधान नहीं है, भी नहीं लेनी है। तो देखो अभी जिन्होंने पिछली क्लास अभी की है तो वो उत्तर दें भाई इसमें कि कौन सी धारा आएगी इसमें। एक एक धारा आपको मैंने याद कराई है। धारा 11 आंगनबाड़ी, धारा 11 आंगनबाड़ी बालबाड़ी, और मैंने आपको बताया था 11 का मतलब क्या है। 11 का मतलब है भाई जी यहाँ पग मान लो, पापा चलना, पापा पापा। तो छोटे बच्चे पापा चलते हैं, तो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी धारा 11 में है। धारा फिर उसके बाद धारा 15, तो धारा 15 आपको बताया था प्रवेश वर्ष भर चलेगा, प्रवेश वर्ष भर चलेगा, पूरे साल प्रवेश चलेगा एलिमेंट्री में, धारा 15, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर धारा 17, धारा 17 का खतरा, 17 का खतरा, बच्चे को मानसिक दंड नहीं देना, बच्चे को शारीरिक दंड नहीं देना, 17 का खतरा मोल नहीं लेना। तो धारा 17। अब बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं, किसी का डी, किसी का बी, किसी का तो और पीछे क्या बचेगी? धारा 13। तो याद करो धारा 13 प्रवेश टेस्ट, अंग्रेजी में कहते हैं 13 एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, 13 एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, बच्चे का एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेना। 13 और 17 में तो 17 का खतरा है, बच्चे को पीटना मारना नहीं है भाई, वो थी धारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 धाराएं हैं आरटी एक्ट में जो आपको मैंने कराई है पिछली क्लास में। पिछले सारे वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। आपको और बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज थी 8 टेस्टों की, और ये 8वां और अंतिम टेस्ट है भाई। हाँ 786 का जादुई आंकड़ा कर दो जी, 785 लाइक हो गए, 786 कर दो, शुभ अंक बना दो। हाँ देखें आगे, शिक्षा की 3H थ्योरी का संबंध किससे है? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई। खत्री जी इतना बढ़िया पढ़ावे कर मोबाइल आगे बैठ जाए तो खड़े होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल रोहतास जी, कोशिश हमारी ये है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम दें। थैंक्स सर कविता जी, बिल्कुल आपका थैंक्स है भी, आप भी पढ़ रहे हैं। देखो परमात्मा आपको तरक्की दे, 800 क्रॉस करवा दिया मेरे बच्चों ने। और जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी डाला करो भी आपके कितने अंक आ गए, आपको क्लास कैसी लगी। आज लास्ट क्लास है तो शिक्षा की 3H थ्योरी। अच्छा एक भाई आपको बता दूं, नई जो सीरीज संजय जी खुद अनाउंस करेंगे वैसे तो, उसमें हर सब्जेक्ट का आपको टेस्ट और टॉपिक और वो सब ऑनलाइन देंगे। अभी जो संडे आएगा उस दिन महाराणा प्रताप लेके आ रहे हैं टिक्कम तिवाड़ी जी, और उनकी शानदार क्लास होएगी हिस्ट्री की, तो उसको छोड़े नहीं। और भी साथी बाकी सारे। सर आपकी क्लास काबिल तारीफ है, धन्यवाद जी नीलोफर जी। क्वेश्चन आपके सामने है 3H थ्योरी, और उत्तर आ रहे हैं कुछ बी उत्तर आ रहे हैं। 3H थ्योरी हेड, हैंड,
हार्ट, दो बातें समझ लो, एक है पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी इसने तो दी थी 3H थ्योरी, और एक अपने इंडिया के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इन्होंने दी थी 4H थ्योरी। हेड की शिक्षा, हैंड की शिक्षा और हार्ट की शिक्षा। हेड हार्ट की शिक्षा ये तो आ जाए पेस्टोलॉजी, प्लस इसमें चौथा H जुड़ जाए हेल्थ की शिक्षा, हेल्थ की शिक्षा, तो कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी। साथ में गांधी जी के बारे में और याद कर लो, गांधी जी ने एक तो बेसिक शिक्षा, बेसिक यानी बुनियादी शिक्षा का फार्मूला दिया था। गांधी जी ने 10वीं के बाद ITI का सुझाव दिया था। गांधी जी ने नैतिक शिक्षा, कला शिक्षा और SUPW का सुझाव भी गांधी जी का है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, गांधी जी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़रूर इसको पढ़ना है। सर जी बेस्ट हो सर, तो बहुत धन्यवाद जी। हाँ बहुत ही बढ़िया आपका सहयोग मिल रहा है, और जल्दी से लाइक शेयर बढ़ा दीजिए एक बार, लाइक सारे, और कोई कोशिश करके इधर उधर से करवा के बढ़िया, और साथियों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी लाभ मिले। महात्मा गांधी के बारे में अंतिम एक और बात बता रहा हूँ, इनकी परिभाषा में एक रट्टा मार लो, मेरा तात्पर्य शब्द आएगा, मेरा तात्पर्य, ये इनकी परिभाषा का हिंट है। ये कहते हैं शिक्षा से मेरा तात्पर्य, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है। तो मेरा तात्पर्य आए तो कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ लास्ट क्लास ही मानो आप, उसके बाद देखो सर जो टाइम टेबल बनाएंगे उसके हिसाब से क्लास होएगी। सुपर क्लास जी बहुत धन्यवाद, और वीडियो सारे ज़रूर देखना। सर मैं आपको दिल की गहराई से प्रणाम करता हूँ, मैंने पूरी कोशिश की है भादरा से प्रणाम, आपको एक से एक बढ़ के चीज़ देने की कि वे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके नंबर बने और आपका सिलेक्शन हो। और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, एक शिक्षक द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान अध्ययन के बीच में गतिविधि करवाना, अंत्य क्रिया करवाना, वाद विवाद इत्यादि का आयोजन करवाना क्या है? तो बताएं भाई कोशिश करके। नाइस क्लास सरिता जी धन्यवाद, इसका उत्तर दें। और जाने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सभी वीडियो आपके लिए निःशुल्क मार्गदर्शन के रूप में संकल्प के जो YouTube चैनल है उस पर उपलब्ध हैं। हिंदी एंड साइकोलॉजी के नाम से फोल्डर है, प्ले लिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखें। हाँ प्रमिला जी कंटिन्यू करो, कोई नहीं, वो संजय जी जैसा कहेंगे वैसा होगा। बाकी ऑनलाइन अब ऑफलाइन भी खुलने वाली हैं, वहाँ भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। तो इसमें उत्तर दीजिए। सी उत्तर आ रहा है, हाँ धन्यवाद जी, सबका धन्यवाद। कुछ का बी उत्तर आ रहा है, दोहरी मन्ना से मोहनलाल जी नमस्कार। गुरु जी दोबारा आना है, बिल्कुल कोशिश करेंगे आने की। एक बार तो आज अंतिम ये क्लास है। एक शिक्षक द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में, तो बस हिंट आ गया बीच बीच में, तो याद कर लो आपको बताया था। एक तो अधिगम से पूर्व, अधिगम से पूर्व आकलन, ये तो आप जो प्रस्तावना किया करते थे, प्रस्तावना प्रश्न पूछा करते थे वो है ये। दूसरा है अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन। तो अधिगम के लिए आकलन जो है ये बीच बीच में होता है, बीच बीच में। इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो रचनात्मक आकलन और एक निदानात्मक आकलन। ये बीच बीच में किया जाता है ताकि ये पता लगे कि बच्चों को कितना नॉलेज हो गया। और एक तीसरा होता है जिसको कहते हैं अधिगम का आकलन, और का लिखा आ जाए तो अधिगम का मतलब क्या हुआ कि भी कितना सीख लिया वो लास्ट में देखना है। तो पढ़ाने के बाद, पढ़ाने के बाद आकलन, अधिगम का, तो ये लास्ट में होता है। तो ये बीच बीच में कर रहा है तो क्या हो जाएगा? अधिगम के लिए आकलन। तो बहुत ही बढ़िया आपका सहयोग रहा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सारी क्लासें पिछली भी आप देखते रहें, लाइक शेयर करते रहें और बढ़िया तरीके से जुड़े रहें। और बाकी ऑफलाइन आपको रजिस्ट्रेशन की पट्टी चल ही रही है, ऑफलाइन में भी मिलेंगे। और ऑनलाइन में हाँ गुरुजी और आना है, देखो भाई संजय जी बनाएंगे क्लासों का टाइम टेबल, तो अगर जिस तरीके से मेरा सेट बैठेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसके ऊपर जो है। और आगे क्लासें किस तरीके से लेनी है, टेस्ट बनाएंगे या फिर पूरा पूरा टॉपिक चलेगा या वो जो भी होगा, तो आपकी सेवा के लिए आपके साथ रहेंगे। परमात्मा सबको सिलेक्शन दे। सबका शुक्रिया, सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।